ओके, शैल वी स्टार्ट। सबसे पहले हमने सीखा क्या था, इंड एस 16 से स्टार्ट किया था हमने। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंड एस 16? इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है। कौन बताना चाहेगा कि क्या है इसका मीनिंग, क्या है वो सारी चीज़ कौन बताना चाहेगा? यस कोई? आई एम श्योर आई एम ऑडिबल। यस सर। हाँ जी, तो बताइए क्या था, हमने किया था ना। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, हम्म इसमें वो ऐसी चीज आती है जो 1 साल के ऊपर हम अपने बिजनेस में के लिए यूज कर सकते हैं। हम्म उसमें मोस्टली टेंजिबल असेट्स इंक्लूड होते हैं। टेंजिबल एसेट्स, वेरी गुड। देखो स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड। यहाँ पे हमने ये सीखा था इंड एस 16 में। सबसे पहले फटाफट से ब्रीफ दे देता हूँ, जितना करवाया था फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। इंड एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मीन्स टेंजिबल एसेट्स, जो दिखती है, जो एसेट्स हेल्ड फॉर यूज इन प्रोडक्शन। हम जो प्रोडक्शन में यूज कर सकते, या तो रेंट टू अदर्स के लिए यूज कर सकते, या तो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। एंड इट इज फॉर 12 मंथ्स, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। अगर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड है तो ही ये हमें कंसिडर करना है कि वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, अदरवाइज वी शुड नॉट कंसिडर इट। फिर मैंने ये भी समझाया था कि ट्रीटमेंट ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट अलग से किया जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग क्या होता है? प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर, मैंने ये भी बताया था कि प्रोडक्शन के लिए आप यूज कर रहे हो, सर्विस प्रोवाइड के लिए यूज कर रहे हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए यूज कर रहे हो लैंड एंड बिल्डिंग, तो इन दैट सिनेरियो वो इंड एस 16 में जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई प्रॉपर्टी रखी है, अगर आपको रेंट टू अदर्स के लिए दे रहे हो, वो कैपिटल अप्रिसिएशन के लिए दे रहे हो, या फिर अनडिटरमाइंड यूज के लिए दे रहे हो, तो इन दैट सिनेरियो वो जो होगा वो इंड एस 40 के हिसाब से अप्लाई होगा, इसके हिसाब से अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बताया है, ये एग्जांपल्स भी मैंने दिए थे। फिर स्क्रूज और ये सारी स्पेयर पार्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया था। स्पेयर पार्ट्स के लिए क्या था, अगर वो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की डेफिनेशन को मीट करता है तो इन दैट सिनेरियो इंड एस 16 आएगा। लेकिन अगर वो मीट नहीं कर रहा है तो फिर हमें क्लोजिंग स्टॉक की तरह उसको कंसिडर करना पड़ेगा। फिर मैंने ये बताया था रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इन दैट सिनेरियो कब हमें प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमारे बैलेंस शीट में लिखनी है और कब लिखनी नहीं है। तो ये बैलेंस शीट में कब लिखना है उन्होंने बता दिया कि अगर ये कोई एसेट जो आपकी क्रिएट हो रही है, अगर फ्यूचर में बेनिफिट वो देगी, अगर प्रोबेबल फ्यूचर में बेनिफिट अगर वो देगी, तो ही हमें रिकॉर्ड करना है। इफ इट इज इट्स कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली, कॉस्ट रिलायबली मेजर कर पा रहे हो तो ही। फिर हमने कुछ ये देखा था, इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए हमने क्या क्या खर्चे ऐड करने हैं। ये सारे खर्चे मैंने बता दिए थे, आई होप सो। मैं अभी तो सारे चीज़ तो नहीं बनाऊँ क्योंकि एक एक चीज़ मैंने एक्सप्लेन की हुई थी। ये सारे खर्चे भी हमने देखे थे। फिर हमने पॉइंट्स भी देखे थे कि कौन से खर्चे हमें कंसिडर नहीं करने हैं। सारे लिस्ट भी मैंने बताया था कि वो हमें खर्चे कंसिडर क्यों नहीं करने हैं, वो भी हमने डिस्कस किया था। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ सकते हैं। फिर हमने एंट्रीज भी डिस्कस की थी कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू बैंक और टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, ये सारी चीज़ भी हमने डिस्कस किया था। कैसे हमें अनवाइंडिंग करना है वो भी मैंने सिखाया था। उसके लिए हमने एग्जाम्पल भी कंसिडर किया था यहाँ पे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। फिर हमने डिफॉल्ट सेटलमेंट टर्म्स भी हमने देखा था कि एक से ज़्यादा बार अगर आप पेमेंट कर रहे हो, अगर आपको डिफॉल्ट पेमेंट करना है तो इन दैट सिनेरियो क्या होगा उस चीज़ का, कैसे हमें रिकॉर्ड करनी है, तो वो हमें प्रेजेंट वैल्यू पे रिकॉर्ड करना है, वो भी हमने देखा था। किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है? इफ एनीबडी हैविंग डाउट, कोई भी आप पूछ सकते हो डाउट हो तो। सर ये डी रिकॉग्निशन का थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। डी रिकॉग्निशन, एक मिनट। डी रिकॉग्निशन तक तो हम पहुंचे ही नहीं है ना। हमने डेप्रीशिएशन किया था पिछली बारी। हाँ, डेप्रिसिएशन किया था। डेप्रीशिएशन उसके किया आगे था, क्या है? हाँ हाँ करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने कंपोनेंट अकाउंटिंग भी किया था। दो कंपोनेंट हो तो वो कंपोनेंट को कैसे रिकॉर्ड करना है वो भी हमने किया था। ये रहा, सारी चीज़ लिखी हुई है। यस सर। कंपोनेंट क्या है? अकाउंटिंग किया था, करेक्ट है। फिर उसके बाद हमने सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन भी किया था कि या तो हम कॉस्ट मॉडल पे कर सकते हैं या तो रिवैल्यूएशन मॉडल पे ले सकते हैं, ये भी हमने किया था। ये भी मैंने लॉजिकली बताया था कि कॉस्ट मॉडल पे और रिवैल्यूएशन मॉडल पे हम ले सकते हैं। इसमें किसी को डाउट हो तो बता सकता है। यहां तक हम किया था ना हमने।
यहाँ तक ही हमने किया था, आगे अभी बाकी है ना? यस सर। ओके ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। क्या बोला है उन्होंने कि अगर आपका बैलेंस शीट में अगर आप हर साल कोई एसेट परचेज करते हो, मतलब कोई एसेट आपके पास है, वो एसेट को आपको ईयर एंड के ऊपर किस हिसाब से दिखाना है, उसके लिए यहाँ पे ये प्रोविजन है। मतलब ये रूल्स जो है वो उसके लिए है कि आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एक बारी परचेस तो करोगे, परचेस करने के बाद 1 साल के बाद उसको कैसे दिखाओगे। नॉर्मली तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर दिखाते हैं और वो इन दैट सिनारियो हर साल उसके ऊपर डेप्रिसिएशन करके उसकी WDV दिखाते हैं, ये भी हम करते हैं। बट यहाँ पे उन्होंने ये बोला है कि अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट परचेस करते हो और उसको हर साल के एंड के ऊपर आप रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर दिखाना चाहते हो, तो रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर भी आप दिखा सकते हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा एग्जांपल दिया था कि दो टाइप की चीज़ें जो आप कर सकते हो। सबसे पहले लिखा हुआ है सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट ईच बैलेंस शीट डेट। फर्स्ट, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट विल बी शोन एट ईदर कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल या रिवैल्यूएशन मॉडल दोनों से आप कर सकते हो। चूज एन अकाउंटिंग पॉलिसी, एक बार आप जो चूज करते हो पूरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए, पूरी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के लिए हमें वही मॉडल अप्लाई करना पड़ेगा, या तो कॉस्ट मॉडल या तो रिवैल्यूएशन मॉडल। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है नोट, क्लास ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट मींस ग्रुप ऑफ एसेट्स हैविंग सिमिलर नेचर एंड यूज। मतलब सिमिलर नेचर एंड यूज की जो भी एसेट्स होगी, आई होप सो वो तो आपको पता होगा कि वो एसेट को एक क्लब कर देते हैं हम और उसको या तो कॉस्ट मॉडल पे या तो रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर आप अप्लाई करते हैं। फिर इन दैट सिनारियो कॉस्ट मॉडल एंड रिवैल्यूएशन मॉडल। कॉस्ट मॉडल पे क्या करना है, अगर आपने एसेट जो परचेस किए, यहाँ पे मैं रब करके बता देता हूँ कि अगेन हमने क्या सीखा था। देखो अगेन बता देता हूँ, सबसे पहले अगर हमारा कॉस्ट मॉडल हो तो 0 ईयर पे, सपोज मान लेते हैं कि 0 ईयर पे हमने परचेस किया, ठीक है, 0 ईयर पे हमने परचेस किया, ये हम समझते हैं। तो अगर 0 ईयर पे परचेस किया, मान लो कि 1 लाख रुपीज़ में हमने परचेस की कोई एसेट। अगर हमने 1 लाख रुपीज़ में कोई एसेट परचेस की, 1 साल के बाद हमारे पास ऑप्शन है कि ईयर एंड आ गया तो ईयर एंड के ऊपर हमें डेप्रिसिएशन करना पड़ेगा, तो हमारे पास ऑप्शन है या तो हम उसको कॉस्ट मॉडल के ऊपर दिखाएंगे या तो हम उसको रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। पर फर्स्ट टाइम जो आप अप्लाई करोगे वही कंसिस्टेंटली अप्लाई करना पड़ेगा, यू कैन नॉट चेंज एवरी ईयर। तो एवरी ईयर आप चेंज नहीं करोगे, आपके जो नेचर ऑफ बिजनेस होगा उसके हिसाब से आपको करना पड़ेगा वो चूज। देखो नॉर्मली बड़ी बड़ी कंपनीज कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई कर देती है क्योंकि ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं आते इसी वजह से। पर इन सम सिनारियोज अगर आपका ऐसा है कि आपका बिजनेस ही ऐसा है कि आपके इन्वेस्टर्स को लाइवली की इन्वेस्टमेंट की आज की वैल्यू, मतलब हर साल के एंड की वैल्यू उनको दिखानी जरूरी है, तो इन दैट सिनारियो रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर आप जा सकते हो। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, तो फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आपको क्या करना है वो यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि 1 लाख रुपीज अगर आपका परचेस प्राइस है, फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर सपोज आपकी वैल्यू आपको कॉस्ट मॉडल पे दिखाना है, तो सीधा 1 लाख के ऊपर 10% तो 90,000 की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्योंकि 10,000 रुपीज आपका डेप्रिसिएशन चढ़ जाएगा। तो ये आपका कॉस्ट मॉडल है, इसमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं, जो आपने नॉर्मली सीखा है वही है। तो यहाँ पे कुछ इतना ज्यादा कुछ नहीं है, कॉस्ट मॉडल में इतना ही है कि कॉस्ट में से हर साल डेप्रिसिएशन माइनस करो, WDV लिखते जाओ, खत्म करो बात को। इसमें किसी को डाउट हो तो मुझे पूछ लो, वरना मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाऊँ। ओके सर। ओके ओके, अब रिवैल्यूएशन मॉडल पे जाते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या है, देखो रिवैल्यूएशन मॉडल मतलब हर साल के एंड के ऊपर। अब मैंने यहाँ पे रिवैल्यूएशन मॉडल चूज किया, ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सपोज फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग के ऊपर 1 लाख रुपीज का आपका प्राइस था, फर्स्ट ईयर के एंड तक आते आते 90,000 रुपए उसकी वैल्यू, मतलब 10% का डेप्रिसिएशन आपने किया नॉर्मली। अब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आपने नॉर्मल डेप्रिसिएशन तो कर दिया, पर आपको उस दिन फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आपको एक फेयर वैल्यू लिखनी पड़ेगी, फेयर वैल्यू एट द एंड ऑफ रिवैल्यूएशन। अब हर साल के एंड के ऊपर वो एसेट की फेयर वैल्यू क्या है। अब फेयर वैल्यू का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू मतलब हम इंड AS 113 में सीखेंगे कि फेयर वैल्यू मतलब आज के आज वो एसेट की मार्केट में क्या वैल्यू है। मार्केट में मेरे बिजनेस के हिसाब से अगर मैं अच्छे से यूज करूंगा तो मार्केट में उससे क्या मुझे जनरेट होने वाला है, उसकी एक प्रेजेंट वैल्यू, उसको बोलते हैं फेयर वैल्यू। तो फेयर वैल्यू मतलब मोटा मोटा इतना समझ लो कि आज की उसकी वैल्यू क्या होगी मार्केट में, वो हमें समझनी है। तो सपोज हम मान लेते हैं कि उसकी आज की मार्केट की वैल्यू 95,000 आई। अब हमने 10,000 रुपए का डेप्रिसिएशन तो चढ़ा दिया, हमने तो कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन पहले चढ़ा दिया, तो हमारी वैल्यू 90,000 हो गई।
मैं रिवैल्यूएशन मॉडल ही समझा रहा हूँ। 95,000 अपर मैंने मार्केट में उसकी वैल्यू देखी तो आज भी उसकी वैल्यू 95,000 दिख रही है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी एसेट की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ेगा। आई हैव टू इंक्रीज माई एसेट वैल्यू। तो एसेट वैल्यू को हमें इंक्रीज करना है तो क्या करना पड़ेगा सर, मशीन अकाउंट डेबिट और एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर कितने रुपए से, सर मेरी एसेट 90 से दिख रही थी ना, अब 5,000 से बढ़ा देते तो 5,000 रुपए की एक एंट्री होगी। इट इज दैट सिंपल। हाँ सर, तो डेप्रिसिएशन की उसकी एंट्री मशीन की एंट्री हो जाएगी 5,000 की रिवैल्यूएशन रिजर्व। इट इज दैट सिंपल। तो हमें क्या करना है सर, हर साल के एंड के ऊपर नॉर्मली डेप्रिसिएशन करेंगे हम, और फिर उस डेप्रिसिएशन करने के बाद जो WDV बचेगी वो WDV को हम रिवैल्यूएशन मॉडल के साथ कंपेयर करेंगे, रिवैल्यूड वैल्यू के साथ कंपेयर करेंगे। या तो इंक्रीज होगी हमारी वैल्यू या तो डिक्रीज होगी हमारी वैल्यू। वही चीज यहाँ पे बोला हुआ है। उन्होंने बोल दिया है कि फर्स्ट हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशन मॉडल में कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करना है, फेयर वैल्यू एट डेट ऑफ रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन डेट के ऊपर आपकी फेयर वैल्यू क्या है। सेकंड, डेप्रिसिएशन विल बी चार्ज ऑन दिस रिवैल्यूड अमाउंट इन फ्यूचर, फ्यूचर में अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या हो गई सर, 95,000 की वैल्यू हो गई। तो सेकेंड ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन लेने के लिए जाओगे ना, सेकेंड ईयर का जब आप डेप्रिसिएशन लेने जाओगे तो यू वुड बी डेप्रिशिएटिंग योर एसेट। आप एसेट को डेप्रिशिएट करोगे 95,000 के ऊपर डेप्रिशिएट करोगे, ना कि 90,000 के ऊपर। सपोज आपका एक्सपेक्टेशन, जो मैं बता रहा हूँ थोड़ा ध्यान से सुनना, सपोज आपका एक्सपेक्टेशन पहले फर्स्ट ईयर पे 10 ईयर्स का था, ठीक है, 10 साल का एक्सपेक्टेशन था, तो आपने 10 साल के हिसाब से आपने 10,000 का डेप्रिसिएशन पहले साल कर दिया, ठीक है। अब पहले साल के एंड के ऊपर 95,000 का एसेट आपके पास है। अब फर्स्ट ईयर का एंड हो गया, अब कितने साल बाकी है आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, सर 9 साल बाकी है। तो सेकेंड ईयर का जब मैं डेप्रिसिएशन करने जाऊंगा ना, तब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड के हिसाब से डेप्रिसिएशन का वैल्यू लिखाऊंगा कि 95,000 रुपीज हमारी वैल्यू है, डिवाइडेड बाई 9, सिंपल एज दैट। 95,000 मेरी वैल्यू है, डिवाइड बाई 9, तो ये मेरा डेप्रिसिएशन का वैल्यू होगा। किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बता दो। ये जो मैंने करंटली बताया सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन मैं कैसे लूंगा। एनीबडी हैविंग डाउट? किसी को ये मैंने सेकेंड ईयर का जो डेप्रिसिएशन लिया उसमें डाउट हो तो मुझे बता सकता है। कोई? एनीबडी? सर ये 95 अगर ये है तो हाँ। 90,000 पूरे लेना है क्या वो 90 डेप्रिसिएशन? देखो, अब मेरी वैल्यू फर्स्ट ईयर के एंड पे कितनी हो गई, मैंने रिवैल्यू कर दिया ना, तो मैंने एसेट अकाउंट यस को सर, डेबिट किया। यस सर, तो एसेट अकाउंट को डेबिट किया मतलब एसेट मेरी बढ़ाई ना, मैंने इंक्रीज किया एसेट को। सर फर्स्ट ईयर के एंड के यस ऊपर 90 था, एज पर रिवैल्यूएशन इट हैज टू बी शोन ऑन 95,000, तो मैंने 5,000 बढ़ा दिया। बराबर, हाँ, तो 95,000 की अब एसेट हो गई। यस सर, हाँ, एसेट 95,000 की हो गई ना। तो अब जब सेकेंड ईयर के एंड के ऊपर डेप्रिसिएशन करने जाऊंगा ना, तो वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि अब 95,000 के ऊपर ही डेप्रिसिएशन करना है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अब एसेट कितने पे दिख रही है, 95,000 के ऊपर। तो अब वो लोग ऐसा बोल रहे हैं कि 95,000 की आपकी वैल्यू है, कितने साल तक चलेगा आपका एसेट। सर अब मेरा एक्सपेक्टेशन है कि 9 साल तक चलेगा। क्यों सर, फर्स्ट ईयर के एंड के, फर्स्ट ईयर तो एक साल तो खत्म हो गया, दूसरा साल खत्म हुआ, तो सर अब फर्स्ट ईयर के एंड पे मैंने 95,000 किया था, तो 95,000 जब मैंने 95,000 किया उसके बाद कितने साल चलेगा, 9 ईयर्स चलेगा ना। तो 95,000 को मुझे 9 इक्वल पार्ट्स में बांटना पड़ेगा ना। यस सर, बस ये चीज है। ओके, क्लियर? तो मैं आगे बढ़ूं, उसकी एंट्रीज क्या है वो सारी चीजें बताई हुई है। देखो, उन्होंने बताया हुआ है अकाउंटिंग इन केस ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है और अगर वो रिवैल्यूएशन हो रहा है तो वो कैसे हमें शो करना है वो यहाँ पे बताया हुआ है। इफ डेप्रिसिएशन ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज चार्ज डायरेक्टली, दैट इज डेप्रिसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ये एंट्री हम करते हैं डायरेक्टली करते हैं तो हम डेप्रिसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट ही करते हैं ना, कि डेप्रिसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू डिक्रीज कर दी। तो उन्होंने ये बोला है कि अगर आप डायरेक्टली डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो यहाँ पे जो हमने किया, सर पहले साल हमने क्या किया था, 10,000 का डेप्रिसिएशन लिया था, तो पहले साल हम क्या एंट्री करेंगे, 10,000 की एंट्री कर देंगे डेप्रिसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। देन इट मीन्स द प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज शोन इन द बुक्स एट नेट कैरिंग अमाउंट ओनली। हाँ, नेट कैरिंग अमाउंट पे ही शो होगा। सर कैसे एंट्री करनी है,
ये 1 साल के एंड के ऊपर हम ये एंट्री करेंगे। ये पूरा मैंने समझा दिया कि 1 लाख से हम 90 पे पहुंच गए तो 10,000 का डेप्रिसिएशन किया, फिर ये WDV हो गई। तो हमारे हिसाब से मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसके हिसाब से हमारी WDV कितनी थी फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर? 90,000 थी। मतलब नेट कैरिंग अमाउंट बोल सकते हैं इसको, NCA भी बोल सकते हैं, WDV भी बोल सकते हैं सर। तो 90,000 की मेरी नेट करंट एसेट्स है, नेट कैरिंग अमाउंट है, ठीक है। अब उसको मुझे फेयर वैल्यू पे कंपेयर करना है। मेरी फेयर वैल्यू कितनी थी? 95,000। तो सर मुझे इंक्रीज करना है कि डिक्रीज करना है? सर मेरी वैल्यू को मुझे इंक्रीज करना है। तो इफ आई वांट टू इंक्रीज PPE टू रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन रिजर्व, ऐसा लिख सकता हूं ना? कितने रुपए? 5,000 रुपीज। क्लियर? एनीबडी हैविंग डाउट? ना हो तो मैं आगे जाऊं, थोड़ा जल्दी बोलना। यस सर, ओके ओके। अगर आपकी फेयर वैल्यू, अगर ईयर एंड के ऊपर, ये तो फर्स्ट सिनारियो था, अगर सिनारियो ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर आपकी WDV तो 90,000 है, आपकी WDV 90,000 है, पर जब आपने फेयर वैल्यू दिखा ना तब 85,000 दिखा। तो सर अगर फेयर वैल्यू 85,000 दिखा तो इन दैट सिनारियो आई हैव टू चेंज इट। तो कैसे चेंज करना पड़ेगा मुझे? तो वो उन्होंने ऐसा बोला है कि अब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू आपको कम करनी है। तो अगर कम करनी है तो इन दैट सिनारियो रिवैल्यूएशन लॉस टू PPE ऐसा दिखाना है आपको, 5,000 एंड 5,000। तो ये क्या हो गया? आपकी फेयर वैल्यू के हिसाब, आपकी फेयर वैल्यू के हिसाब से आपका एसेट आपकी बैलेंस शीट में दिख रहा है। तो किसी को इंक्रीज या डिक्रीज में डाउट है कि ईयर एंड तक नॉर्मली करो, फिर उसके बाद उसको फेयर वैल्यू तक लेके जाओ। इफ एनीबडी हैविंग डाउट? मैं आगे बढ़ू ना? पर अगर ऐसा हुआ कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज मेड इंस्टेड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है, कई बार ऐसा होता है ना कि आप नॉर्मली क्या करते हो, बैलेंस शीट के अंदर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिखाते हो आप। तो इन दैट सिनेरियो उन्होंने ऐसा बोला है कि पहले आप क्या करो, ग्रॉस अमाउंट, देन इट मींस प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज शोन इन बुक्स एट ग्रॉस अमाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इज शोन इन लायबिलिटी। हाँ, तो आपको क्या करना है सर, नेट कैरिंग अमाउंट फाइंड आउट करो पहले और उसके ऊपर ये सेम इंपैक्ट दे दो, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। नेट कैरिंग अमाउंट के ऊपर ये सेम एप्लीकेशन आपको करना है जो यहाँ पे मैंने बताया। किसी को डाउट है तो मुझे बता दो पहले, तो मैं आगे बढ़ूँ वरना। सुनाई तो दे रहा है ना सबको? यस सर, ओके क्लियर है। ओके। तो मेथड्स फॉर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का रिवैल्यूएशन होता है तो कैसे दिखाना है? देखो ये मेथड इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आप छोड़ दोगे तो भी चलेगा इन योर सिलेबस, क्योंकि ये मेथड आपके लिए काम का नहीं है। ये सिर्फ दिखाया हुआ है कि ऐसा होता है, पर नॉर्मली ये करते ही नहीं है कोई, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिर्फ आपको जो काम की चीज़ है और जितना ज़रूरी है वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेथड फॉर अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आप करते हो तो इन दैट सिनेरियो आपका रिवैल्यूएशन कैसे दिखाना है आपको। तो उन्होंने ऐसा बोला है, सबसे पहले आप क्या करो, अगर मैं आपको बोलूं नॉर्मली सोचना, ये बैलेंस शीट है आपकी, यहाँ पे एसेट दिख रहा है 100 रुपए का और यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है 20 रुपए का। तो व्हाट इज द नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ माई एसेट? मेरी एसेट का नेट कैरिंग अमाउंट क्या होगा? कोई मुझे बता सकता है? सर एक बार रिपीट करेंगे? बैलेंस शीट में मेरी एसेट दिख रही है 100 रुपए से और प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन दिख रहा है 20 रुपए से। तो मेरी नेट कैरिंग एसेट, नेट कैरिंग अमाउंट ऑफ एसेट क्या होगा? 80? यस, वेरी गुड वेरी गुड, 80 होगा, गुड। तो देखो 80 रुपीज होगा मेरा एसेट। तो सबसे पहले वही बोल रहे हैं कि अगर आपके पास, अगर आप नॉर्मली प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेथड फॉलो कर रहे हो इन योर एसेट, कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पे एसेट की फुल वैल्यू पे दिखाते हैं, आप ग्रॉस अमाउंट पे दिखाते हैं,
और प्रोविजन यहाँ पे दिखते हैं, तो आपका अल्टीमेटली एसेट तो 80 रुपए का ही है ना। तो पहले ये वाली एंट्री करो, ऐसा बोल रहे हैं कि अगर आपके पास एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ा हो आपकी बुक में तो पहले उसको एलिमिनेट करो। तो पहले उसको एलिमिनेट करो मतलब क्या सर, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन को, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को डेबिट करो एंड प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट करो। तो यहाँ पे 20 रुपए से एंट्री करनी पड़ेगी जो मैंने अभी समझाया। तो क्या होगा, अब मेरी एसेट 80 रुपए पे दिख जाएगी मेरे बुक में। हाँ सर दिख जाएगी। फिर उसके बाद वो 80 रुपए को आप कैलकुलेट 80 रुपए को आप क्या करो, फिर कंपेयर करो सब। अब सपोज आपका ऐसा हो कि यहाँ पे 80 रुपए की आपकी वैल्यू है, मार्केट में फेयर वैल्यू हमने फाइंड आउट किया तो 90 रुपए की फेयर वैल्यू आई। तो अब हम क्या दिखाएंगे, सर गेन हुआ। तो गेन हुआ तो क्या हुआ सर, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो रिवैल्यूएशन गेन। सर कितना गेन हुआ, 10 का गेन हुआ तो 10 लिख देंगे, जस्ट दैट सिंपल। किसी को डाउट है इसमें? अगर डिक्रीज होगा तो डिक्रीज कर देंगे, बस इतना इजी है। तो सबसे पहले अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आपके पास अवेलेबल हो ना, तो क्या करो, सीधा सीधा उसको सेट ऑफ कर दो। सेट ऑफ कर दो वो एसेट के साथ, तो आपका नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगा। नेट कैरिंग अमाउंट को सीधा सीधा फेयर वैल्यू के साथ कंपेयर करो, या तो इंक्रीज होगा आपका अमाउंट या तो डिक्रीज होगा। किसी को डाउट? क्लियर सर। क्लियर? ओके। अब आपका रिवैल्यूएशन कैसे करना है आपको, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है इन योर स्टडी, ये आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन, अभी मैंने आपको बताया ना कि रिवैल्यूएशन गेन होता है, ये 80 से 90 पे लेके गया तो 10 रुपए का इंक्रीज हुआ। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर रिवैल्यूएशन हो रहा है आपका, तो रिवैल्यूएशन को आपको कैसे अकाउंटिंग करना है वो उन्होंने बताया है। तो सबसे पहले उन्होंने ये बोला है कि अगर पहली बार आपका रिवैल्यूएशन हो रहा है, ये हमने फर्स्ट असाइन किया, ये फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर ये हो गया हमारा, तो हमारा 10 रुपए से बढ़ गया ना, 10 रुपए से हमारी एसेट की वैल्यू बढ़ गई। तो उन्होंने ऐसा बोला कि अगर आपका फर्स्ट ईयर के ऊपर, मैं जो बोल रहा हूं थोड़ा ध्यान से समझना, अगर आपका फर्स्ट ईयर के ऊपर आपका रिवैल्यूएशन जो भी हुआ है, फर्स्ट ईयर के ऊपर आपका जो रिवैल्यूएशन हुआ है वो अगर आपका इंक्रीज हुआ है, तो आपको एंट्री क्या करनी है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व अकाउंट, and that will go to other comprehensive income. What is the other comprehensive income? We will see in the later part of CFR study. CFR study के later part में मैं सब कुछ बता दूंगा। OCI मतलब अभी के लिए ऐसा समझ लो कि जो इनकम ऐसी है जो हमें हमारी बैलेंस शीट को दिखाने के लिए हमारे एक्चुअली रिसीव नहीं हुई है, ऐसी वाली इनकम को हम दिखाते हैं OCI में, ठीक है। तो OCI में हम नॉर्मली ऐसी वाली इनकम दिखाते हैं जो हमें एक्चुअली कैश में रिसीव नहीं हुई है, जस्ट टू शो द रियल पिक्चर ऑफ योर कंपनी का आज का रियल पिक्चर दिखाने के लिए हम यूज कर रहे हैं ये रिजर्व का सिर्फ, ओके। तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और रिवैल्यूएशन रिजर्व। तो व्हाट इफ यहाँ पे आपकी एसेट की वैल्यू 80 थी और आपका फेयर वैल्यू दिखे 70 पे, तो पहली ही बार में आपकी वैल्यू, एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो गई। तो अगर फर्स्ट टाइम में ही आपकी एसेट की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो उन्होंने ऐसा बोला है कि आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को क्रेडिट कर दो एंड PNL को डेबिट कर दो। मतलब क्या सर, 10 रुपए से आप क्या कर दो, कम कर दो आपकी एसेट की वैल्यू फर्स्ट टाइम में। अगर पहली ही बार में इंक्रीज हुआ तो ये एंट्री करो, पहली ही बार में डिक्रीज हुआ तो ये एंट्री करो। पहली फर्स्ट ईयर में जो इंपैक्ट है वो ये करनी है, फिर उसके बाद है सब्सिक्वेंट ईयर। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं। देखो यहां पे बता रहा हूं, देखो ईयर 1 जो मैं लिख रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखना, ईयर 1 के एंड के ऊपर, सपोज ईयर 1 के एंड के ऊपर हमारी एक एंट्री हुई थी PPE टू रिवैल्यूएशन रिजर्व 10 रुपए की। मैं ऐसा समझ रहा हूं कि 80 रुपए की हमारी वैल्यू थी, वो 90 की हो गई। तो फर्स्ट ईयर पे इंक्रीज की एंट्री मुझे ये करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर 80 से मेरी वैल्यू 70 हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर अगर आपको लॉस हो रहा है, आपके प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की वैल्यू कम हो रही है, तो PNL टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आई हैव टू डू 10 रुपीज। किसी को इसमें डाउट है? अगर ये डाउट नहीं होगा तो मैं आगे कुछ बढ़ा सकता हूं। ओके सर, क्लियर ओके हाँ, अब फर्स्ट ईयर में आपको ये एंट्री करनी है।
उन्होंने बोल दिया कि फर्स्ट ईयर में अगर इंक्रीज हुआ तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में डालो, फर्स्ट ईयर में अगर आपको लॉस हुआ तो सीधा पीएनएल में डाल दो, क्योंकि आपके पास कोई रिजर्व है ही नहीं सेट ऑफ करने के लिए। पर व्हाट इफ फर्स्ट ईयर में इंक्रीज हुआ, मतलब ये 80 से 90 पहुंच गया फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर में 80 से 90 पहुंच गया। अब जब मैं सेकेंड ईयर पे जा रहा हूं तब 90 से मान लेते हैं 95 हो गया, 90 से 90 से 95 हो गया, तो सर अगेन 5 रुपए का बढ़ावा हुआ, 5 रुपए इंक्रीज हो गया। तो अब यहां पे मैं पीपीई टू रिवैल्यूएशन रिजर्व लिख सकता हूं अगेन, कितने रुपए, 5 रुपए। तो अगर पहले साल भी इंक्रीज हुआ, दूसरे साल भी इंक्रीज हो रहा है, तो सेम एंट्री करके खत्म कर दो, ऐसा उन्होंने बोला। पर अगर पहले साल इंक्रीज हुआ पर सेकेंड ईयर में मैं जब गया तब 90 से उसकी वैल्यू 80 हो गई, तो इन दैट सिनेरियो क्या करना पड़ेगा मुझे, यहां पे पहले साल इंक्रीज हुआ है, दूसरे साल में डिक्रीज हो गया, थोड़ा ध्यान से समझना। हाँ, ये 80 से 75 लेके जाते हैं तो और इजी होगा समझने के लिए, ये 75 समझ लो, ठीक है सर, 80 था 75 हो गया, पहले साल इंक्रीज हुआ है, दूसरे साल डिक्रीज हुआ, मैं वो पॉसिबिलिटी आपको बता रहा हूं। तो पहले साल इंक्रीज हुआ, दूसरे साल डिक्रीज हुआ, तो अब क्या करूंगा मैं, अब उन्होंने बोला है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो कितने से कम हुआ, तो 2 पीपी 15 लिख दो। सर 15 से कम हुआ, 90 था 75 पहुंच गया, मतलब प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को मुझे डिक्रीज करना है 15 रुपए से। अब उन्होंने ऐसा बोला है कि अब शांति से देखो, पिछले साल आपने जो इंक्रीज हुआ था वो कितना हुआ था, सर 10 का हुआ था इंक्रीज, तो वो 10 जो है आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना भी पड़ा है, फर्स्ट यूज दैट रिजर्व टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ योर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, ये उन्होंने बोला है। तो फर्स्ट यू हैव टू यूज दिस रिवैल्यूएशन रिजर्व, 10 रुपए रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करना पड़ेगा, एंड उसके बाद अगर आपको कोई जरूरत पड़ी डेबिट पे तो आप पीएनएल का यूज करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट 5 रुपए। इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ, क्योंकि ये बहुत लॉजिकल चीज थी। ओके, अगर इधर रिजर्व नहीं रहता तो डायरेक्टली हम पीएनएल को डेबिट करते हैं ना सर। हाँ, पर यही इसी वजह से मैंने पहले बताया कि पहले साल अगर इंक्रीज हुआ है तो आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व होगा ही। यस, करेक्ट करेक्ट। तो सर पहले साल अगर आपके पास रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो असेट का रिवैल्यूएशन रिजर्व आपके पास पड़ा हुआ है, तो फर्स्टली यूटिलाइज दैट अमाउंट फर्स्ट एंड देन यू कैन गो फॉर पीएनएल। ओके ओके सर। हाँ, अब ये तो क्या हो गया सर, फर्स्ट ईयर पे था, फर्स्ट ईयर में इंक्रीज, सेकेंड ईयर पे भी इंक्रीज, तो सेम एंट्री, पर फर्स्ट ईयर पे इंक्रीज सेकेंड ईयर पे डिक्रीज, तो ये एंट्री करनी पड़ेगी। और यही चीज मैं डिक्रीज वाले में बता रहा हूं कि सर फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ था, क्या हुआ था, डिक्रीज हुआ था। सर फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ एंड सेकेंड ईयर में भी डिक्रीज हुआ, तो क्या, चलो मुझे कोई लॉजिकली बता सकता है। सर फर्स्ट ईयर में डिक्रीज हुआ था, मतलब फर्स्ट ईयर में मेरा अमाउंट था, मान लेते हैं 80 था तो 70 हो गया, तो 10 रुपए से डिक्रीज किया। सेकेंड ईयर में भी डिक्रीज हुआ, 70 से 60 पहुंच गया, तो क्या एंट्री करूंगा मैं सेकेंड ईयर पे, कितने रुपए से और क्या एंट्री करूंगा, कौन बताएगा मुझे। पीएनएल टू पीपी होगा सर, 10-10 का 2 एंट्री। वेरी गुड वेरी गुड, पीएनएल टू पीपीई होगा। क्यों, क्योंकि सर फर्स्ट ईयर पे डिक्रीज हुआ है तो ऑलरेडी पीएनएल ही यूज किया हमने, अब वापस डिक्रीज करना है तो हमें लॉस ही होगा, तो सेकेंड ईयर पे अगर डिक्रीज होगा तो पीएनएल टू पीपीई ही करूंगा मैं 10 रुपए से, इट इज दैट सिंपल। ओके, अब 10 रुपए कर दूंगा, उसके बाद उन्होंने बताया है कि अगर पीएनएल टू पीपी, ये तो फर्स्ट ईयर पे डिक्रीज सेकेंड ईयर पे भी डिक्रीज होगा तो ये एंट्री होगा, पर व्हाट इफ फर्स्ट ईयर पे डिक्रीज एंड सेकेंड ईयर पे इंक्रीज हुआ, तब क्या। तो फर्स्ट ईयर पे सपोज मान लेते हैं 80 से 70 पहुंच गया था, पर सेकेंड ईयर पे वापस 70 से 85 पहुंच गया, तो इन दैट सिनारियो क्या करेंगे, कोई मुझे बता सकता है, क्योंकि यहां पे लॉजिक मैंने जो ये लॉजिक बताया ना वही लॉजिक यूज करना है, कोई बता सकता है एंट्री। एसेट इंक्रीज हुआ है तो ये करना पड़ेगा सर, क्या वैल्यू बढ़ाना पड़ेगा, रिजर्व में ऐड करना पड़ेगा। तो सर एसेट की वैल्यू बढ़ाते हैं, चलो पीपी कितना बढ़ाते हैं, 15 रुपए से, ठीक है, क्योंकि 70 से 85 पहुंच गया, मतलब 70 से 85 पहुंच गया, तो मैं पीपी को तो डेबिट करूंगा। व्हाट अबाउट क्रेडिट, मैं क्रेडिट किसको करूं, रिवैल्यूएशन रिजर्व को करूं।
नहीं, पीपी को हो जाएगा ना सर? किसको? पीएनएल को? क्रेडिट क्रेडिट क्रेडिट। क्रेडिट में टू टू देखो यही चीज यहां पे बता रहा हूं कि फर्स्ट ईयर पे मैं पीएनएल यूज कर रहा हूं, ठीक है, फर्स्ट ईयर पे मैं पीएनएल यूज कर रहा हूं टू डिक्रीज माय अमाउंट। अगर फर्स्ट ईयर पे डिक्रीज हुआ एंड सेकेंड ईयर पे इंक्रीज हुआ तो ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का एएस ऐसा बोल रहा है कि पहले आपका जो लॉस आपके पास था ना पीएनएल में वो सेट ऑफ करो, पीएनएल 10 रुपए सेट ऑफ करो, उसके बाद आपका जो प्रॉफिट है ना वो रिवैल्यूएशन रिजर्व में लेके जाओ 5 रुपए का। फर्स्टली यू हैव टू सेट ऑफ द प्रीवियस अकाउंट्स, पहले वाले जो अकाउंट आपके पास पड़े हैं वो वाले अकाउंट को सेट ऑफ करना पड़ेगा, देन यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, ऐसा ये एएस बोलता है। ओके सर। ओके, इसमें किसी को डाउट हो तो बता दो। तो यही है, पूरा लिखा हुआ है। देखो सर स्टेप 2 अकाउंटिंग कैसे करना है उन्होंने बता दिया है, ये वाला ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन गेन और लॉस। सर फर्स्ट ईयर में होगा तो फर्स्ट ईयर में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर अगर डिक्रीज हुआ तो पीएनएल टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अगर फर्स्ट ईयर में प्रीवियसली प्लस हुआ है मतलब प्रीवियसली इंक्रीज हुआ है और उसके बाद भी प्लस हुआ तो सेम एंट्री पीपीई टू रिवैल्यूएशन सरप्लस। पर अगर पहले साल प्लस हुआ था दूसरे साल आपका माइनस हुआ तो इन दैट सिनारियो, जस्ट अ सेकेंड, तो फर्स्ट ईयर पे इंक्रीज हुआ था, सेकेंड ईयर पे अगर डिक्रीज हुआ तो इन दैट सिनारियो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व सरप्लस अकाउंट डेबिट टू पीपीई। ये मैंने पहले ही बता दिया कि पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करना पड़ेगा, फिर जो बैलेंस बचेगा वो आपका पीएनएल में जाएगा। अब अगर पहले साल आपने माइनस किया है, पहले साल डिक्रीज किया है, उसके बाद दूसरे साल भी डिक्रीज है तो सेम एंट्री होगी पीएनएल टू पीपीई। पर अगर पहले साल डिक्रीज किया था दूसरे साल आपने इंक्रीज किया तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट तो इंक्रीज होगा। पर फर्स्टली यू हैव टू सेट ऑफ द लॉस दैट यू हैव क्रिएटेड, मतलब प्रीवियस ईयर पे जो लॉस था वो पहले आपको पीएनएल लिखना पड़ेगा एंड देन उसके बाद जो इंक्रीज हो रहा है वो रिवैल्यूएशन सरप्लस में जाएगा। किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे बताओ। ओके सर, क्लियर है सर। हाँ, अब यहां पे ऐसा बोला है ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस की इफेक्ट क्या करनी है यहां पे भी, ये जो सिचुएशन है ना ये वाली सिचुएशन आपको काम की नहीं है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं काम की, पर बता दूंगा क्या है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन सरप्लस। अब रिवैल्यूएशन सरप्लस आपकी जो क्रिएट होती है यहां पे बताता हूं, ये बैलेंस शीट है, ठीक है। आपकी एसेट सपोज दिख रही है यहाँ पे 90 रुपए और यहाँ पे रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है 10 रुपए, ठीक है। तो अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपका बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड दिख रहा है उसकी आपको क्या इफेक्ट देनी है, कैसे उसको आपको मैनेज करना है, क्योंकि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व एक्चुअली हम रिजर्व लिख रहे हैं पर एक्चुअली क्या उसके पैसे हमारे पास है आज? कुछ भी नहीं है। ये तो हम क्या कर रहे हैं, एसेट की और लायबिलिटी की वैल्यू को मैच करने के लिए एक रिजर्व क्रिएट किया हुआ है। तो हमें ये जो एसेट की और लायबिलिटी की वैल्यू जो रिजर्व है उसको मैनेज जो करना है उसके लिए हमें क्या करना है मैं वो बता रहा हूं। तो व्हेन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इज डी रिकॉग्नाइज्ड और क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, ट्रीटमेंट ऑफ रिवैल्यूएशन। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डी रिकॉग्नाइज हो रहा है या हेल्ड फॉर सेल, मतलब ऐसा है कि ये प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपका है, ये वाला ये वाला एसेट है, अगर ये डी रिकॉग्नाइज हो रहा है, डी रिकॉग्नाइज मतलब क्या कि अब ये मेरे लिए यूजफुल नहीं है, मेरे बिजनेस के लिए ये यूजफुल नहीं है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट ये मुझे नहीं दे पाएगा। तो अगर मेरे बिजनेस के लिए ये यूजफुल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दैट सिनेरियो उसको डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करना चाहता हूँ, ये एसेट को डी रिकॉग्नाइज मतलब ये एसेट को कैंसिल करना चाहता हूँ। तो ये आपका बैलेंस शीट, ये एएस आपका क्या बोलता है कि अगर हमने एसेट को नलीफाई कर दिया तो आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व को भी नलीफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी एसेट साइड के ऊपर आप कुछ नलीफाई कर रहे हो तो उसके रिलेटेड जितना भी लायबिलिटी साइड पे भी कुछ पड़ा हुआ है उसको भी नलीफाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, जस्ट टेल मी। करना पड़ेगा। आप मुझे बताओ, आपको एक चांस देता हूं, नॉर्मली क्या कर सकते हो, क्या कर सकते हैं, ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को मैं कहां पे डाल सकता हूं? पीएनएल डेप्रिसिएशन के साथ एडजस्ट कर लो।
डिप्रीशिएशन के साथ एडजस्ट करेंगे। क्यों? वाई वी शुड मतलब डिप्रीशिएशन के साथ क्यों एडजस्ट करूंगा? वाई वी शुड, वो एक्ट रिलेटेड है ना। वो देखो वही उन्होंने क्या बोला, आप डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो। डी रिकॉग्नाइज मतलब आप ये एसेट को अब अपने बिजनेस में नहीं रखोगे। तो मान लेते हैं कि ये बिजनेस को अब मैं नहीं रखूंगा, ये एसेट मेरे लिए काम की नहीं है, तो ये बाहर जाएगी। अब विद इन अ नियर फ्यूचर ये बाहर चली जाएगी, विद इन अ नियर फ्यूचर ये बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो अब उन्होंने ऐसा बोला कि ये एसेट को कैंसिल कर दो, तो एसेट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। तू एसेट 90 रुपए या डी रिकॉग्नाइज जितने पे हो रहा है, तो 90 रुपए से एसेट को क्रेडिट कर रहा हूँ। अब ये रिवैल्यूएशन रिजर्व को ऐसा बोल रहा है कि ये रिवैल्यूएशन रिजर्व जो आपके पास पड़ा है ना, वो अल्टीमेटली आपका प्रॉफिट बन जाता है। क्यों? क्योंकि लॉजिकली आप सोचो, तो अब जब ये एसेट जो आपकी 90 पे दिख रही है, जस्ट बिकॉज ये रिवैल्यूएशन रिजर्व आपका 10 रुपए दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि आप एसेट अपनी जो है फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो। फेयर वैल्यू मतलब अप टू द डेट आपका जो आज का वैल्यूएशन होगा उसके हिसाब से आपके बैलेंस शीट में आपकी एसेट दिख रही है। तो अगर आज के वैल्यू पे वो आपकी एसेट दिख रही है, तो इन दैट सिनेरियो मार्केट में यू कैन सेल इट एट 90। तो अगर मार्केट में आप 90 पे सेल कर रहे हो, मतलब 10 रुपए का ऑलरेडी प्रॉफिट हो गया ना आपका। ये 10 रुपए का एक्स्ट्रा प्रॉफिट जो हो गया, वो आप कहाँ पे डाल सकते हो? अपने रिटेन अर्निंग्स में डाल सकते हो, अपने प्रॉफिट में डाल सकते हो, जनरल रिजर्व में डाल सकते हो अल्टीमेटली। तो वो चीज़ जो आपको मिली, तो वो आपका प्रॉफिट है। तो आज के आज ही अगर आपने ऐसा किया कि डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो, ये एसेट को आप सेल कर रहे हो या डी रिकॉग्नाइज कर रहे हो कि आपके लिए वो यूजफुल नहीं है, तो इन दैट सिनेरियो रिवैल्यूएशन रिजर्व में जितना भी पैसा पड़ा हुआ है, आप सीधा सीधा पीएनएल में उसको प्रॉफिट जो होता है वो पीएनएल में डाल सकते हो, और रिवैल्यूएशन रिजर्व जितना भी है वो सीधा सीधा रिटेन्ड अर्निंग्स में चला जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ यहाँ पे बोली हुई है। किसी को इसमें लॉजिकली डाउट हो तो मुझे बताओ। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसी वजह से थोड़ा टाइम दे रहा हूँ। सर ये अभी रिवैल्यूएशन में तो और भी एसेट होगा ना, तो उसमें से अभी एग्जैक्ट कैसे पता चलेगा ना इसका? हाँ, ये वही इसी वजह से। वेरी गुड ये क्वेश्चन आपने किया। वी हैव टू कंसिडर इट। हैव यू हर्ड अबाउट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट वेर वी क्रिएट इट जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ नोइंग द फैक्ट दैट क्या हो रहा है डिस्पोजल में। अब अगर कोई एसेट हम डिस्पोज कर रहे हैं तो यस सर, वो ब्लॉक में से उतना अमाउंट निकालते हैं अपन हाँ, तो वहां पे हम क्या करते हैं, तो मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में हम क्या करते हैं, मशीन के रिलेटेड जितना भी WDV है वो वहां पे लेके जाते हैं हम। तो अगर वो चीज वहां पे मैं लेके हाँ, तो वो चीज अगर वहां पे लेके जा रहा हूं, तो उसके प्रपोर्शन की जितनी भी वैल्यू होगी रिवैल्यूएशन की, वो प्रपोर्शन परसेंटेज में कर सकता हूं ना। सपोज आपके एक पूल है, आपका पूल है, मान लेते हैं कि 100 रुपए का असेट है, उसमें 5 असेट है, ठीक है। अब हर एक असेट इक्वल क्लास की होगी, मतलब हर एक असेट इक्वली ही बटी होगी। तो अगर एक असेट उसमें से मैं बेच रहा हूं तो 100 डिवाइड बाई 5, तो आप बोलोगे सर 20 रुपए का मुझे क्या करना पड़ेगा, WDV मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में डालना पड़ेगा। अब 100 के सामने 10 रुपए का आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है, 100 के सामने 10 रुपए का आपका रिवैल्यूएशन रिजर्व है। तो इन दैट सिनारियो 5 करूंगा तो 2 रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व किसका होगा? डिस्पोजल एसेट का रहेगा। हाँ, ये चीज है। ओके, तो इस हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर भी कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। आप जो बोल रहे हो ना डेप्रीशिएशन वाली चीज, वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है, ऐसा नहीं है। डेप्रीशिएशन वाली कर तो नहीं सकते, उसकी इंपैक्ट आएगी, और वो इंपैक्ट भी पीछे मैं सिखाऊंगा, डोंट वरी। बढ़े आगे? यस सर, गॉट सर। ओके। तो पॉइंट उन्होंने बताया हुआ है कि अगर व्हेन पीपी डी रिकॉग्नाइज्ड और क्लासिफाइड एज हेल्ड फॉर सेल, होल रिवैल्यूएशन सरप्लस बैलेंस इज ट्रांसफर्ड टू रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स में ट्रांसफर हो जाता है। इट इज मैंडेटरी, ये मैंडेटरी है, यू हैव टू ट्रांसफर इट, देयर इज नो अल्टरनेटिव अवेलेबल।
क्योंकि आप अपने बैलेंस शीट में ज़्यादा अमाउंट नहीं दिखा सकते लायबिलिटी साइड के ऊपर, फिर आपको असेट में भी कुछ लिखना पड़ेगा और वो असेट में लिखना लाजमी नहीं होगा, इसी वजह से यहाँ पे ऐसा बोला है। Some of the revaluation surplus may also be transferred to retained earnings during the asset is used by the entity. देखो ये एक्चुअली ऑप्शनल है, ये करते ही नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेट कर देता है आपकी इन्फॉर्मेशन को। ये वाली जो चीज़ जो मैं बता रहा हूँ वो कॉम्प्लिकेट कर देता है। क्या होता है, आप जो बोलते हो ना, कई बार ऐसा होता है कि सर आपने ये जो 90 रुपये यहाँ पे लिखे हुए, ये 100 रुपये यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब मैं यहाँ पे थोड़ा लॉजिकली बताता हूँ। सर यहाँ पे मैंने 100 रुपये लिखे हुए हैं, असेट यहाँ पे 100 रुपये लिखी हुई है। सपोज लायबिलिटी साइड के ऊपर प्रोविजन नहीं लिखते, सॉरी रिवैल्यूएशन लिखते हैं। रिवैल्यूएशन आपका दिख रहा है 20 रुपये का। तो इन दैट सिनारियो होगा क्या, सर असेट 100 रुपये की है, रिवैल्यूएशन 20 रुपये का है। अब ये लोग ऐसा बोल रहे हैं कि जब आप डेप्रीशिएशन करोगे ना, जब आप डेप्रीशिएशन करोगे तो लॉजिकली देखने जाए तो ये असेट तो कितने की है, 80 रुपये की सर, है ना, 80 रुपये की। तो सर अगर मान लेते हैं, लॉजिकली थोड़ा समझते हैं चीज़ों को तो सर ऐसा है कि अगर आप डेप्रीशिएशन नॉर्मली करोगे ना तो 80 रुपये के ऊपर 10% के हिसाब से 8 रुपये का डेप्रीशिएशन आना चाहिए। तो मतलब डेप्रीशिएशन तो आपको कितना दिखाना चाहिए लॉजिकली, अगर मैं बोलूँ प्रैक्टिकली इन योर लाइफ, प्रैक्टिकली अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 8 रुपये का डेप्रीशिएशन होना चाहिए। पर यहाँ पे आपकी असेट पे आपको क्या करोगे, सर असेट के ऊपर डेप्रीशिएशन करना है मुझे, तो आप बोलोगे कि सर 100 के ऊपर 10% तो 10 रुपये का डेप्रीशिएशन आएगा 10 रुपये का डेप्रीशिएशन आएगा ना। ये 10 रुपये के डेप्रीशिएशन में, हाँ तो ये 10 रुपये का जो डेप्रीशिएशन है, एक्चुअल डेप्रीशिएशन कितना होना चाहिए था, 8 होना चाहिए था। तो ये जो डेप्रीशिएशन है ना, एक्स्ट्रा 2 रुपये डेप्रीशिएशन है, वो किस चीज़ की वजह से, सर रिवैल्यूएशन की वजह से, ये रिवैल्यूएशन की वजह से है। तो अब ये रिवैल्यूएशन की वजह से जो डेप्रीशिएशन भी आया उसको हमें आपको डेप्रीशिएशन के साथ सेट ऑफ करना पड़ेगा। ये चीज़ वो लोग बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या करना है। देखो पूरा पढ़ लेते हैं फिर आपको बताता हूँ। तो 2 रुपये तो समझ आ गया होगा, अभी ये लॉजिकली जो मैंने बताया उसमें समझ आ गया होगा कि 2 रुपये का जो डेप्रीशिएशन है वो रिवैल्यूएशन रिजर्व के हिसाब से है। यस सर। ओके, तो अब थोड़ा ध्यान से समझते हैं थोड़ा ध्यान से देखते हैं। अब यहाँ पे पढ़ते हैं, सम ऑफ द रिवैल्यूएशन सरप्लस में ऑल्सो बी ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स ड्यूरिंग द असेट इज यूज्ड बाय द एंटिटी। इट इज ऑप्शनल, ये ऑप्शनल है, ये आप करो तो करो वरना नहीं करोगे तो भी चलेगा। इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सेस डेप्रीशिएशन ड्यू टू रिवैल्यूएशन गेन, लिखा हुआ है सर डेप्रीशिएशन ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूड अमाउंट। सर रिवैल्यूड अमाउंट के ऊपर डेप्रीशिएशन करो, तो ये यहाँ पे 10 रुपये मैंने लिखे, ओरिजिनल के ऊपर कितना है, ये यहाँ पे 8 रुपये मैंने लिखे, तो सर कितना है 2 रुपये। तो ये 2 रुपये क्या करो, सीधा रिटर्न अर्निंग्स में डाल दो क्योंकि ये एक्स्ट्रा अमाउंट है, सिंपल एज दैट। रिवैल्यूएशन की वजह से जो आपका डेप्रीशिएशन बढ़ रहा है वो सीधा सीधा आपको कहाँ पे डालना पड़ेगा, रिटेन्ड अर्निंग्स में डाल देना पड़ेगा, ट्रांसफर टू रिटेन्ड अर्निंग्स। किसी को इसमें डाउट हो तो बता दो। ये ऑप्शनल है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देता है चीज़ों को, क्योंकि फिर हर चीज़ का आप क्या करोगे, ओरिजिनल कॉस्ट लेके जाओगे। अब ओरिजिनल कॉस्ट ही जानना था हर चीज़ का, तो फिर कॉस्ट मॉडल ही अप्लाई कर देता, रिवैल्यूएशन मॉडल पे आया क्यों। किसी को इसमें डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर, ओके। पॉइंट्स बोले हैं, गेन और लॉस ऑन सेल पीपी रिकॉर्डेड, पीएनएल में रिकॉर्ड करते हैं नॉर्मली, गेन या लॉस जो भी हुआ पीएनएल में ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। कंपेंसेशन रिसीवेबल, इंश्योरेंस कंपनी के पास से हम डैमेज से कंपेंसेशन रिसीव करते हैं तो उससे कुछ प्रॉफिट हुआ, डैमेज इन पीपी इज अकाउंटेड फॉर सेपरेटली एज अदर इनकम इन पीएनएल, पीएनएल में अदर इनकम में, हालांकि इतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं, नॉर्मल एंट्री आती है। चेंज इन एस्टिमेटेड डिसमेंटलिंग, अब कई बार ऐसा होता है, ये थोड़ा ध्यान से देखना, ये थोड़ा ध्यान से देखना तो समझ आएगा मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। अब मैंने आपको ये बताया था कि जब हम एसेट को परचेस करते हैं, जब हम एसेट को परचेस करते हैं तो हमारी एंट्री क्या होती है, कोई बता पाएगा? एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक और कैश, टू बैंक, टू प्रोविजन फॉर डीकमीशनिंग लायबिलिटी, ऐसा समझाया था ना मैंने, यस समझाया था मैंने, प्रेजेंट वैल्यू वाली चीज कोई समझाई थी ना,
Yes. हाँ, तो अब थोड़ा उसको लॉजिकली समझते हैं। व्हाट इफ सर मैंने आज परचेस किया, सर 0 ईयर के ऊपर मैंने कोई एसेट को परचेस की, ठीक है, मान लेते हैं कि उसकी लाइफ 5 साल है, ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। अब मान लेते हैं कि असेट की वैल्यू 50 रुपये है, 40 रुपये बैंक में डाले, 10 रुपये प्रोविजन फॉर लायबिलिटी है, ये प्रेजेंट वैल्यू है, ये 10 रुपये किसकी, डीकमिशनिंग लायबिलिटी का 10 रुपये प्रेजेंट वैल्यू है। 5वें साल से मैंने फर्स्ट ईयर पे लेके आ गया तो उसका 10 रुपये वैल्यू निकला, ठीक है। व्हाट इफ ऐसा हुआ कि फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं पहुंचा, फर्स्ट ईयर पे एंड पे मैं पहुंचा, तो हम क्या करते हैं, अनवाइंडिंग करते हैं ना। आई होप सो अनवाइंडिंग पता है आपको। अब अनवाइंडिंग पता है आपको, ऐसा मैं मान रहा हूं। Yes, sir. हाँ, तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा सर, फर्स्ट ईयर के एंड पे जब मैं आऊंगा, फर्स्ट ईयर के एंड पे जब आऊंगा तब 10% को मुझे क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा वो परसेंटेज के साथ जिससे मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर किया। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 10% में करूंगा, ठीक है, तो 11, 1 रुपया, मतलब 1 रुपये से मुझे क्या करना पड़ेगा, मतलब 11 रुपये में मुझे ये प्रोविजन को लाना पड़ेगा। हाँ सर, पर व्हाट इफ मैं फर्स्ट ईयर पे मैं जब पहुंचा ना, तब मुझे पता चला कि मेरी लायबिलिटी जो यहाँ पे थी वो तो इंक्रीज या डिक्रीज हो गई है, मतलब चेंज हो गई है। तो मेरी लायबिलिटी अगर चेंज हो गई है, मतलब मेरा खर्चे का एस्टिमेशन चेंज हो गया है, तो मेरी प्रेजेंट वैल्यू भी चेंज होनी चाहिए ना। उन्होंने ये बोला है, तो उन्होंने ऐसा बोला, सपोज यहाँ पे आपका खर्चा था कुछ 20 रुपए का, जो यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू में 10 रुपए हो गया, ठीक है। अब मेरा फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मैंने इसके हिसाब से इंक्रीज की वैल्यू को, मतलब मैं 11 रुपए पे लेके आया। अब मुझे हर साल के एंड के ऊपर मेरा प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी जो है उसको मुझे एस्टिमेट करना पड़ेगा। तो हर साल के एंड के ऊपर ये 20 रुपए, मतलब ये जो 20 रुपए है ना, उसको मुझे सोचना पड़ेगा कि ये 20 है कि 20 ही है कि फिर बढ़ गया कि कम हो गया। तो सपोज मैं मान लेता हूं कि ये बढ़ गया, 25 रुपए में मेरा एक्सपेक्टेशन हो गया। फर्स्ट ईयर के एंड पे मैं जब आया तब मुझे पता चला कि ये फिफ्थ ईयर जब एंड होगा ना, तब 25 रुपए का एक्चुअली खर्चा होने वाला है, 20 रुपए जो मेरा एस्टिमेशन था वो गलत है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, ये 25 को मुझे 4 साल पहले लाना पड़ेगा यहां पे जहां पे मैं हूं, और मैं जहां पे हूं वहां पे मैं लाऊंगा तो 15 आया। क्या आया, 15। मतलब फर्स्ट ईयर के एंड के ऊपर मेरा जो 25 रुपए के हिसाब से मेरा प्रेजेंट वैल्यू जो बन रहा है वो 15 रुपए बन रहा है। तो मेरी आज की प्रोविजन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 15 होनी चाहिए। तो मुझे प्रोविजन को इंक्रीज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि मेरा प्रोविजन कितने पे दिख रहा है, 11 रुपए पे दिख रहा है। सर 15 पे मुझे लेके जाना है, तो मुझे 15 पे ही लेके जाना पड़ेगा कि नहीं जाना पड़ेगा। समझ आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ, इक्वली समझ आ रहा है इजीली कि क्या मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यस सर। ओके, तो ये चीज मुझे क्या करनी पड़ेगी, इंक्रीज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये इंक्रीज किया, वो जो लॉजिक है, आई होप सो लॉजिक समझ आ गया। अभी आपको पहले नॉर्मल प्रोसेस से जाना है, फिर आपका जो एस्टिमेशन है उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लेके आना है, फिर दोनों को कंपेयर करना है, इंक्रीज या डिक्रीज पता चल जाएगा आपको। तो उसका अकाउंटिंग कैसे करना है वो यहाँ पे बताता हूँ। देखो अकाउंटिंग, सबसे पहले तो यही जो मैंने बताया आपको, चेक वेदर प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी हैज बीन इंक्रीज्ड और डिक्रीज ड्यू टू चेंज इन एस्टिमेशन डीकमिशनिंग कॉस्ट। मतलब इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, जो मैंने प्रोसेस बताई ना वो प्रोसेस यहाँ पे मैंने लिखी हुई है। कैलकुलेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिवाइज एस्टिमेटेड डीकमिशनिंग कॉस्ट ऑन डेट ऑफ चेंज, मतलब डेट ऑफ चेंज के ऊपर से रिवाइज, मतलब ये 15 रुपए, 15 रुपए फाइंड आउट करो। फिर उसके बाद कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी ऑन डेट ऑफ चेंज, आपका कैरिंग अमाउंट, मतलब आपका कैरिंग अमाउंट जो है 10 रुपए से 11 रुपए हो गया, वो 15 में से अब क्या करूंगा मैं, 15 में से 11 माइनस करूंगा तो 4 रुपए का मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। पहले तो चेक करो इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो चेक कैसे करना है वो मैंने बताया, ठीक है। अब अकाउंटिंग, अकाउंटिंग कैसे होगा सर, इफ असेट इज मेजर्ड एट कॉस्ट, सर कॉस्ट पे मेजर हो रही है तो सिंपल है, एक ही चीज सिंपल है कि आपको क्या करना पड़ेगा, प्रोविजन को बढ़ाना है। तो इफ असेट इज मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल, तो अगर आपका प्रोविजन इंक्रीज हुआ है, जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से देखना, अगर आपका प्रोविजन इंक्रीज हो रहा है तो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी आपको करना पड़ेगा, और अगर डिक्रीज हुआ है तो प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग लायबिलिटी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपको करना पड़ेगा, ठीक है।
प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट टू प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी, डिक्रीज करना है तो प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सिंपल सा प्रोसेस है अगर आप कॉस्ट मॉडल फॉलो कर रहे हो। किसी को इसमें डाउट हो तो मुझे बता दो। क्लियर है सर। हाँ, अगर असेट आपका रिवैल्यूएशन मॉडल पे है तो फिर इंक्रीज डिक्रीज में थोड़ा दिक्कत आएगा। पहले आपका अगर आपका रिवैल्यूएशन मॉडल है तो अगर इंक्रीज हुआ प्रोविजन तो बट ऑब्वियसली प्रोविजन तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो प्रोविजन मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा। यहाँ पे बता देता हूँ कि 4 रुपए से प्रोविजन मुझे इंक्रीज करना है तो प्रोविजन तो मैं क्रेडिट करूंगा। बट अगर आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑलरेडी अवेलेबल है तो पहले उसका यूज करो। तो अगर आपके पास सपोज रिवैल्यूएशन रिजर्व 2 रुपए का अवेलेबल है तो 2 रुपए का रिवैल्यूएशन रिजर्व को कम करो पहले एंड फिर 2 रुपए पीएनएल से लो। तो अगर आप रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो कर रहे हो और आपके पास रिवैल्यूएशन सरप्लस अवेलेबल है तो फर्स्टली यू हैव टू कंसिडर रिवैल्यूएशन सरप्लस फर्स्ट। उससे आपको प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी में ट्रांसफर करना पड़ेगा। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो फिर पीएनएल से प्रोविजन करना पड़ेगा। किसी को डाउट है इसमें? किसी को ये एंट्री में कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ। नॉर्मली है ये भी। आगे बढ़ूं मैं? ओके। हाँ, यस सर। सबको दिख रहा है ना? किसी को इसमें डाउट नहीं है ना? No, sir. ओके,
तो अब अगर आपके पास रिवैल्यूएशन मॉडल आप फॉलो कर रहे हो और आपका प्रोविजन फॉर डिकमिशनिंग लायबिलिटी जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है, तो डिक्रीज होगा तो प्रोविजन को तो डेबिट करना पड़ेगा मुझे। अगर आपने पीएनएल कभी भी प्रीवियसली डेबिट किया है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस असेट, ये असेट की वजह से आपने पीएनएल कभी प्रीवियस ईयर में डेबिट किया था, तो वो पीएनएल को पहले उतने पीएनएल को क्रेडिट करो। सर ये कौन सा पीएनएल? सर इंक्रीज डिक्रीज वाला जो पीएनएल है ना हमारा, ये रहा, ये पीएनएल को डेबिट किया था ना, तो अगर पीएनएल को डेबिट किया है तो पहले पीएनएल को क्रेडिट करो, जितने रुपए से डेबिट किया था उतने रुपए से क्रेडिट करो, फिर अगर कुछ बचा तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में वो चीज डाल दो। ये चीज उन्होंने बोली है। ये एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली एंट्री समझने के लिए इन रियल लाइफ सिनेरियो भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है। कोई डाउट है? वरना मैं ये एस हमारा खत्म हो गया है, इतना ही है, पूरा एस खत्म हो गया। डन सर। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सर इसमें क्वेश्चन कैसे होगा सर, अगर कोई क्वेश्चन आता है इसके ऊपर? क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको है ना पीडीएफ शेयर करूंगा इसके प्रैक्टिस के लिए। क्वेश्चन कैसे आते हैं? केसेस टाइप क्वेश्चन आते हैं। देखो आज मैं आपको शेयर कर दूंगा, गो थ्रू विद इट वंस। अगर आपको किसी में भी डाउट है उसमें, देखो मैंने जितना भी इंट्रोडक्शन दिया है ना वो उन्होंने समझाया होगा सम के वाइज, ठीक है। तो वो सम में आपको सिर्फ अप्लाई करना पड़ेगा। उसमें क्या आपको मैं हेल्प कर सकता हूँ वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। मैं आपको शेयर करूँगा, वो जो पीडीएफ है मेरी वो आपको शेयर करूँगा। गो थ्रू विद इट वंस ट्वाइस, जो भी करना है आप प्रैक्टिस कर लो उसकी। आपको जो भी सम में डाउट होंगे, जितना भी डाउट होंगे वो सारे मैं यहाँ पे क्लास में कवर करवा दूंगा। आपको ऐसा होगा सर ये सम करवाओ वो सम करवाओ, मैं सारे सम करवा दूंगा, डोंट वरी। पर मैंने जो इंट्रोडक्शन दिया है ना वो अच्छे से अगर आपको आता होगा तो आई एम टेलिंग यू कि वो सम्स भी आपको अच्छे लगेंगे। वो केस टाइप के सम होते हैं। नॉर्मली आपका ऐसा होता है कि ये जो चीज़ें मैंने समझाई ना, एक एक टॉपिक जितने भी समझाए ना, वो टॉपिक के सम्स पूछ सकते हैं आपको। ओके सर। 7 मार्क का सम हो सकता है एएस में से मैक्सिमम, एक सम 7 मार्क का होता है और एमसीक्यू भी आ सकते हैं। क्लियर? ओके सर, गुड। तो ये मैंने जो आपको एएस समझाया ना, ये बहुत बड़ा एएस था एक्चुअली। तो इसके रिगार्डिंग जितने भी सम्स होंगे, आई होप कि आप नेक्स्ट वीक तक उसको आप अच्छे से गो थ्रू कर लोगे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। तो इसके बाद जो हमारा एएस है ना, दैट इज इंड एस 8। ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कुछ रिलेवेंस है नहीं इसका। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना ज़्यादा कुछ पूछते भी नहीं है वो लोग, क्योंकि ये थ्योरेटिकल है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस ज़्यादा हो सकता है। मैं क्या जान सकता हूँ कि आप कौन सी पोजीशन पे हो आप कंपनीज में, ताकि मुझे पता चले कि आपका क्या यूज़ होगा। सर आई मीन मैनेजर सब एसएम है सर। मैनेजिंग मैनेजर एसएम एससीएम सप्लाई चेन। ओके, एंड द अदर स्टूडेंट? ओके, हाँ ठीक है। तो इंड एस 8 इसका कुछ खास इतना रिलेवेंस नहीं है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बट समझ लेते हैं फटाफट से, इतना ज़्यादा कुछ देर भी नहीं लगेगी, 2-3 पेज है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया 3 चीज़ आपको समझनी है सर, अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज? क्या हो सकता है? कोई मुझे बता सकता है? आप तो अच्छे खासे पोजीशन पे हो, तो पॉलिसी का मतलब क्या, अकाउंटिंग पॉलिसी का मतलब क्या हो सकता है? एज पर इंडियस जो भी हम अकाउंटिंग कर रहे हैं वो एज पर जो है कंपनी का पॉलिसी और एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों का रिक्वायरमेंट मीट होना चाहिए, वो हिसाब से पॉलिसी। सही बात है, एकदम परफेक्ट है, परफेक्ट है। एज पर इंड एस दैट इज कंप्लीटली फेयर इनफ। बट
what I'm asking is, what is the meaning of accounting policy? Let's just leave accounting. What is the meaning of policy? Can you tell me that? It is just the rules which are prepared to meet that particular scenarios. हाँ, देखो ये कुछ मीट हुआ आपका डेफिनेशन इन दैट सिनेरियो, प्रैक्टिकल लाइफ में जो आप कर रहे हो वो मीट हुआ। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पॉलिसी का मतलब क्या है? नॉर्मली आपका बिजनेस या आपकी कंपनी कोई पर्टिकुलर सिनेरियो को कैसे अप्रोच करेगा उसको बोलते हैं पॉलिसी। मतलब सिंपल बोलूं तो आपकी कंपनी कोई भी एसेट हम परचेस करेंगे, उसके ऊपर डिप्रिशिएशन करेगा सपोज एसएलएम के हिसाब से, एंड दैट विल बी कंसिडर्ड एज योर पॉलिसी, कि हमारी पॉलिसी है भाई। बोलते नहीं है, नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमारी पॉलिसी, हम ऐसे ही करते हैं। तो वो पॉलिसी का मतलब क्या कि आप पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन या पर्टिकुलर इवेंट कोई अकर हुई, कुछ भी हुआ, तो उसको आप अप्रोच कैसे करोगे इन योर बिजनेस, इन योर अकाउंटिंग, इन योर बिजनेस, आप कैसे अप्रोच करोगे, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसीज। तो सपोज आप क्लोजिंग स्टॉक को कैसे वैल्यू करते हो, फीफो मेथड से करते हो, लीफो से करते हो, तो वो जो फीफो आपने डिसाइड किया वो एज पर पॉलिसी था, कन्वेंशंस था, ठीक है। तो वो जो आपने डिसाइड किया ना कि वेटेड एवरेज करना है, फीफो करना है, कैसे करना है, लीफो में जाना है, लीफो तो हालांकि अलाउड नहीं है इंडेस में, लीफो ना बोलते हैं, वो फीफो वेटेड एवरेज ही आता है। तो वो आपने डिसाइड जो किया, वो डिसीजन आपने जो बेस पे लिया, दैट इज योर पॉलिसी। कई बार नहीं होता कि आप कंपनी लेवल पे जाते हो तो अब तो अक्रूड इनकम आप लिखते हो, लेकिन कुछ खर्चे या कुछ इनकम ऐसी होती है जो आप सिर्फ रिसीव्ड बेसिस के ऊपर लिखते हो, मतलब पेनल्टी ऐसा हुआ कि पेनल्टी हमें पे करनी है तो उसके लिए प्रोविजन कर लेंगे, नहीं, वो आपकी पॉलिसी नहीं है। यू कैन नॉट से दैट कि मेरी पॉलिसी है कि हम पहले से ही पेनल्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे और पेनल्टी लिखेंगे, दैट शुड नॉट बी, मतलब वो पॉलिसी नहीं हो सकती, ठीक है। तो पॉलिसी मतलब कि आपकी अप्रोच टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, टूवर्ड्स पर्टिकुलर जो इवेंट्स है उसके ऊपर आपका अप्रोच क्या है, आप अपनी कंपनी और आपके एएस के हिसाब से आप कैसे अप्रोच करोगे उसके ऊपर। तो इन डेज 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स एंड एरर्स, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। फर्स्ट, specific principle, basis, convention, rules and practices applied in preparation of financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपके जो बिजनेस के बनते हैं उसके ऊपर आप जो आपके रूल्स लगाते हो, आपकी कंपनी के हिसाब से, इंड एस के हिसाब से जो आपने रूल्स अपने फॉलो कर रहे हो, उसको बोलते हैं अकाउंटिंग पॉलिसी। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है एग्जाम्पल, मेथड फॉर कॉस्ट ऑफ इन्वेंटरीज, दैट इज फीफो एंड वेटेड एवरेज एक्सेट्रा। सेकेंड, मेजरमेंट बेसिस फॉर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, कॉस्ट मॉडल पे या रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप मेजर करोगे, वो भी आपकी एक पॉलिसी है कि मेरी पॉलिसी है कि मेरे बिजनेस में कॉस्ट मॉडल पे ही फॉलो होगा, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने बोला है कि सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। सर, अगर आपकी रियल लाइफ सिनारियो में कोई पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन अकर हुआ तो उसके ऊपर मुझे कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसी लगानी चाहिए, उसके लिए मैं क्या करूं, वो उन्होंने बोला हुआ है। तो सर मुझे क्या करना चाहिए, वो चीज़ का डायरेक्शन मुझे कैसे मिलेगा, वो यहाँ पे उन्होंने स्टेप बताए हुए हैं। देखो, ये स्टेप वाइज ही आपको जाना पड़ेगा। किसी को ये पता है, डज एनीबडी नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेमवर्क? किसी को पता है फ्रेमवर्क का मतलब? SOP type already decided steps and rules. ओके, परफेक्ट। कि स्टेप्स, फ्रेमवर्क मतलब स्टेप्स ऑलरेडी जो स्टेप्स डिसाइड हो चुके हैं, हमें उसी तरह से जो फ्रेमवर्क डिसाइड हो चुका है, मतलब जो स्टेप्स डिसाइड हो चुके हैं उसी के हिसाब से हमें चलना है, दैट इज फ्रेमवर्क, ठीक है। तो हमें कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी अप्लाई कैसे करनी है उसके लिए उन्होंने यहाँ पे गाइडेंस दिया हुआ है, इसी हिसाब से हमें जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसा बोला है कि अगर कोई आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी आपको चूज करनी है, अगर स्पेसिफिक इंड एस उसके लिए अवेलेबल है,
मतलब सपोज आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट है, उसके ऊपर आपको ऐसा सोचा कि मुझे कॉस्ट मॉडल अप्लाई करना है, ठीक है, कॉस्टिंग पे दिखाना है। तो ये डिसाइड कैसे करना है आपको, अगर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट आपके पास है और उसके लिए जो आपकी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम के रिगार्डिंग स्पेसिफिक इंड एएस अवेलेबल है, तो पहले वो इंड एएस पे जाओ, वो इंड एएस को देखो और वो इंड एएस जो आपको बोल रहा है उसके हिसाब से आपको करना है। तो उन्होंने यही बोला है कि इफ स्पेसिफिक इंड एएस अवेलेबल फॉर अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन देन एंटिटी शैल अप्लाई अकाउंटिंग पॉलिसी ऑफ डेट डिटरमाइंड बाय इंड एएस। अगर स्पेसिफिकली अवेलेबल है तो फिर उसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना पड़ेगा, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते। फिर उसके बाद ऐसा बोला है कि इफ नो इंड एएस, अगर कोई इंड एएस अवेलेबल नहीं है, आपका पर्टिकुलर कोई ट्रांजेक्शन हुआ उसके लिए कोई इंड एएस अवेलेबल नहीं है, तो आपको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो सपोज कोई ट्रांजेक्शन है जिसके रिगार्डिंग आपको उसके इंड एएस अवेलेबल नहीं है, तो इन दैट सिनारियो क्या होगा, कि सबसे पहले आपको ऐसे सिमिलर ट्रांजेक्शन के लिए इंड एएस क्या है वो देखने पड़ेंगे। तो सपोज इसका कोई एग्जांपल दे सकता है, सपोज मेरे पास कोई एक ट्रांजेक्शन आया जिसके रिगार्डिंग मेरे पास इंड एएस अवेलेबल नहीं है। कोई ऐसा ट्रांजेक्शन आपको रियल लाइफ में अकर हुआ हो जिसको आपको ऐसा लगा हो कि इसके लिए तो कोई स्पेसिफिक इंड एएस अवेलेबल नहीं है, तो मुझे इसका सिमिलर इंड एएस ढूंढना पड़ेगा, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो। कोई मुझे बता सकता है? नहीं, कोई नहीं, कोई ट्रांजेक्शन ऐसा अकर नहीं हुआ है आपका। चलो ठीक है, मैं थोड़ा बताता हूँ, कोशिश करता हूँ तो आपको थोड़ा आइडिया आएगा। या कुछ ट्रांजेक्शन आप ऐसा सोच सकते हो, नहीं, कोई नहीं, थोड़ा भी नहीं सोच पा रहे हो, थोड़ा तो सोचो, हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई ट्रांजेक्शन लेते हैं जो हमारे पास उसके लिए एएस अवेलेबल नहीं है। सपोज ऐसा समझ लेते हैं कि कोई माइन है, ठीक है, पर्टिकुलर टाइप की माइन है जिसके रिगार्डिंग मेरे पास एएस अवेलेबल नहीं है। वो माइंस को कैसे रिकॉर्ड करूँ? तो पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि वो माइंस जो है उसके रिगार्डिंग माइंस के रिलेटेड कोई एएस अवेलेबल है। तो माइंस के रिलेटेड बहुत सारे अवेलेबल है रिसोर्सेज, तो वो एएस में मुझे जाना पड़ेगा, वो एएस को मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। तो उन्होंने यही बोला है कि सबसे पहले अगर आपके पास एएस इंड एएस स्पेसिफिकली अवेलेबल नहीं है तो उसके सिमिलर ट्रांजेक्शन वाला एएस आप पकड़ो। अगर वो एएस आपके पास नहीं है, अगर ऐसा कोई एएस ना मिले तो फ्रेमवर्क फॉलो करो। फ्रेमवर्क में जो आपको बोला गया है कि भाई पहले आपको फ्रेमवर्क के हिसाब से पहले नॉर्मली बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो ट्रांजेक्शन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फ्रेमवर्क भी आपका फॉलो नहीं हो रहा है तो IASB के नॉर्म्स के हिसाब से जाओ, मतलब प्रोनाउंसमेंट, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी का जो प्रोनाउंसमेंट है उसके हिसाब से जाना है। अगर वो भी आपके पास अवेलेबल नहीं है तो यूएस गैप को फॉलो करो, प्रोनाउंसमेंट ऑफ अदर स्टैंडर्ड सेटलिंग बॉडीज। एंड अगर वो भी नहीं है तो इंडस्ट्री में, आपके जैसी इंडस्ट्री में क्या प्रैक्टिस चल रही है वो ट्रांजेक्शन में, वो फॉलो कर दो, दैट इज फेयर इनफ। तो मतलब अल्टीमेटली आपको जजमेंट पे बेस पे ही आ रहा है। तो अगर कोई ट्रांजेक्शन ऐसा अकर हुआ जिसके रिलेटेड आपके पास एएस अवेलेबल नहीं है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिमिलर इंड एएस में चले जाना है ट्रांजेक्शन के लिए। वो भी नहीं है तो फ्रेमवर्क में चले जाओ, फ्रेमवर्क नहीं है तो IASB अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बॉडी जो है उसके जो भी नॉर्म्स है उसके हिसाब से करो। वो भी नहीं है तो यूएस गैप को फॉलो करो। वो भी नहीं है तो एक्सेप्टेड इंडस्ट्री प्रैक्टिस आप कर सकते हो। एंटिटी सेल कॉन्स्टेंटली, अगर जो भी आपने यूज़ किया कॉन्स्टेंटली आपको यूज़ कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा, ठीक है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी, देखो अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज कब होता है,
अकाउंटिंग पॉलिसी आप जो कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हो उसमें भी चेंज कब करना पड़ सकता है? तो दो सिनारियो ऐसे हैं जिसमें आप चेंज कर सकते हो। अगर इन डेज ही चेंज हो जाए, जो आपने पॉलिसी रखी है इन डेज के हिसाब से, वो इन डेज के रूल्स ही चेंज हो जाए, तो इन दैट सिनारियो आपको अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज करनी है। रिजल्ट्स इन प्रोवाइडिंग मोर रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन। अगर कोई ऐसा है, कोई आपकी अकाउंटिंग पॉलिसी ऐसी है कि सपोज आपको मान लो कि आपकी पॉलिसी ऐसी है जो आपकी डिटेल जो है वो सही ढंग से आपकी इंडस्ट्री प्रैक्टिस को नहीं दिखा रही है, तो रिलेवेंट एंड रिलायबल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए आप पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हो, वो अलग से पॉलिसी को ऑप्ट कर सकते हो जिसको ऑप्ट करके आपका रिजल्ट अच्छे से दिख सकता है। ठीक है। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज चेंज। ये चेंज कंसिडर नहीं होता। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिफर फ्रॉम प्रीवियस। पहले ट्रांजेक्शन के डिफर कर रहा है ये। दैट इज एग्जाम्पल रिक्लासिफिकेशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दैट इज रिवैल्यूएशन मॉडल टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मतलब आप प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट कर रहे हो, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज योर चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। वो तो आपकी गलती थी, गलती इन द सेंस कि ऐसा है कि सबसे पहले मैंने इसको प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की तरह कंसिडर किया, अब मैं उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पर्पस चेंज हो गया। तो पर्पस चेंज हो गया, दैट डजंट मीन कि आपका इंड एज चेंज हो गया या आपकी पॉलिसी चेंज हो गई। पॉलिसी चेंज नहीं हुई है, पर्पस चेंज हुआ है। तो पर्पस चेंज हुआ है, दैट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज योर चेंज इन द पॉलिसी। तो पॉलिसी चेंज उसको नहीं मान सकते। एक नया प्रोडक्ट हुआ है, देखो एप्लीकेशन ऑफ न्यू अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर ट्रांजेक्शन दैट डिड नॉट अकर प्रीवियसली। पहले कोई ट्रांजेक्शन हुआ ही नहीं था, तो इन दैट सिनेरियो नया ट्रांजेक्शन आया और उसके लिए आपने अकाउंटिंग पॉलिसी को फॉलो किया, तो उसको ऐसा नहीं बोल सकते कि अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की। नहीं, नया अकाउंटिंग पॉलिसी हमने कंसिडर किया और उसके हिसाब से हमने अप्लाई किया है। तो ये हमें यहाँ पे कंसिडर करने की ज़रूरत है। अप्लाइंग चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आपकी चेंज होती है तो क्या? तो सबसे पहले अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो आपको रेट्रोस्पेक्टिवली इफेक्ट देनी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रेट्रोस्पेक्टिव? कोई मुझे बता सकता है? पहले से इफेक्ट देना। पास्ट में जाओ। यस, पास्ट में जाओ। देखो अकाउंटिंग पॉलिसी है, कोई भी अकाउंटिंग पॉलिसी आप फॉलो कर रहे हो, अगर उसके अंदर अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज होती है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस शीट में उसकी इफेक्ट दिखानी पड़ेगी। तो सर इस साल से मैं अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर रहा हूँ, तो प्रॉफिट में डिफर ड्यू टू दैट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी। तो कितना डिफर हो रहा है वो सारी चीज़ आपको चेंज करके दिखानी पड़ेगी। तो वो चेंज कब से करना है? तो अगर अकाउंटिंग पॉलिसी आप कोई भी चेंज कर रहे हो तो आपको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देनी पड़ेगी। मतलब वो ट्रांजेक्शन जब से शुरू हुआ था तब जाओ, पीछे जाओ, पास्ट में जाओ, जहाँ से वो ट्रांजेक्शन स्टार्ट हुआ था वहाँ से आप करेक्ट करते हुए लेके आओ चेंज के हिसाब से, और करंटली आप उसके ऊपर लिखो और आप अपने बैलेंस शीट में दिखाओ पास्ट ईयर के डेटा और करंट ईयर का डेटा कि आपका इम्पैक्ट क्या होगा। आपको दोनों दिखाने पड़ेंगे आपके बैलेंस शीट के अंदर, आपको दोनों चीज़ दिखानी पड़ेगी बैलेंस शीट के अंदर कि आपके फिगर्स जो है वो चेंज कैसे हुए, किस हिसाब से हुए। तो वो दोनों चीज़ आपको दिखानी पड़ेगी। उन्होंने वही बोली है कि एंटिटी शेल चेंज इन पॉलिसी रेट्रोस्पेक्टिवली, दैट इज अप्लाई सच अकाउंटिंग पॉलिसी ऑन द ट्रांजेक्शन फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे इन पास्ट। अगर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट अवेलेबल नहीं है तो प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोस्पेक्टिव? सर आज से अगर रेट्रोस्पेक्टिवली पीछे जाके आप करेक्ट नहीं कर सकते सारी चीज़ को, तो फिर रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं प्रोस्पेक्टिव कर सकते हो आप कि अभी से ही वो नई पॉलिसी अप्लाई करना चालू कर दो, चलेगा जो चेंज किया आपने। सर डिस्क्लोजर क्या होगा? सर आप चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी करते हो तो क्या क्या डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे? तो डिस्क्लोजर मतलब तो पता है ना सबको, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्लोजर? This explanation given below profit and loss account. यस, एक्सप्लेनेशन गिवन बिलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, वो कंसिडरेबल है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नीचे जो एक्सप्लेनेशन हम देते हैं दैट इज डिस्क्लोजर। तो आपने अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज की, उसका नेचर क्या है, कौन से नेचर के हिसाब से, वो क्यों चेंज की अकाउंटिंग पॉलिसी, वो आपको लिखना पड़ेगा। रीज़न लिखना पड़ेगा कि कौन से रीज़न की वजह से ये आपका नेचर ऐसा बन गया जो आपको चेंज करनी पड़ेगी। करंट ईयर और पास्ट ईयर की डिटेल, आपको चेंज क्या हुआ, प्रॉफिट में क्या चेंज हुआ, करंट और पास्ट ईयर दोनों का चेंज आपको दिखाना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। इफ रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं दे पा रहे हो तो क्यों नहीं दे पा रहे हो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। अगर एंटिटी येट नॉट अप्लाइड, इन डेज अप्लाई नहीं किया है तो डिस्क्लोजर देने पड़ेंगे कि क्यों मैंने इन डेज अप्लाई नहीं किया है। एंड डिस्क्लोजर एस्टिमेट ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अगर इन डेज अप्लाई आपने अभी तक नहीं किए हैं तो डिस्क्लोज करो क्यों इन डेज अप्लाई नहीं किए और उसकी इफेक्ट कि अगर इन डेज अप्लाई करते तो क्या इफेक्ट होगी वो भी बताना पड़ेगा। तो नॉर्मली ये आपको एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव से कुछ भी काम का नहीं है,
बट हाँ, रियल लाइफ पर्सपेक्टिव से ये बहुत काम की चीज़ है कि आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर के डेटा को लेना पड़ेगा और दोनों को कंपेरेबल बनाना पड़ेगा और आपको बैलेंस शीट में प्रेजेंट करना पड़ेगा कि अगर दोनों चीज़ अगर हमारी अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हुई तो उसकी वजह से ये हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। अब व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, क्या होता है? देखो एक नॉर्मल एग्जांपल देता हूँ ताकि आपको मज़ा आएगा, समझ में भी आएगा। सपोज आप मोपेड के डीलर हो, मोपेड आप चला रहे हो, मोपेड चलाते हो, ठीक है। मोपेड पता है मोपेड क्या होता है? आई होप सो वो भी पता है। गियरलेस गाड़ी होती है, गियरलेस व्हीकल होता है, उसको मोपेड बोलते हैं। तो सर मोपेड आपका, आप डीलर हो मोपेड के, अब आपको ये तो पता है ना कि मोपेड के ऊपर वारंटी होती है। तो सपोज आप डीलर हो, तो सपोज आप एक साल में 10,000 व्हीकल बेचते हो, मोपेड बेचते हो, 10,000 व्हीकल बेचते हो। अब 10,000 में से आप क्या करते हो? हमेशा आपको पता है कि वारंटी करनी है, तो फ्यूचर में होने वाले जो भी खर्चे हैं वो आज में मुझे क्या करना पड़ेगा? उसका एस्टिमेशन करना पड़ेगा मुझे आज। तो एस्टिमेशन मुझे करना पड़ेगा ना, तो फ्यूचर में होने वाले कुछ चीज़ों को आज से ही मुझे उसको क्या करना पड़ेगा? एस्टिमेशन करना पड़ेगा। तो वो एस्टिमेशन कैसे करूँगा? तो मैं सोचूंगा, मैं देखूंगा, पास्ट रिकॉर्ड देखूंगा, पास्ट रिकॉर्ड के हिसाब से मुझे कंसिडर करना पड़ेगा कि पास्ट में अगर मैंने 100 यूनिट बेचे थे तो कितना 3 यूनिट मेरे पास रिपेयरेशन के लिए आए थे, रिपेयर करवाने के लिए वारंटी में आए थे। मतलब मेरा रेशियो बोल रहा है मोटा मोटा 3%, मोटा मोटी 3% टू 4% गुड्स ऐसे हैं जो मेरे पास वापस आ रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ चेंजिंग, वो चेंज करने के लिए वापस आ रहे हैं, ठीक है। तो वो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा कि मेरा एस्टिमेशन करना पड़ेगा कि 10,000 यूनिट मैंने बेचे तो उसके 3% यूनिट मेरे पास वारंटी के लिए, रिपेयरेशन के लिए आ सकते हो, तो उसके ऊपर खर्चा हो सकता है। तो वो खर्चे का प्रोविजन मुझे आज से ही करना पड़ेगा, क्योंकि फ्यूचर में होने वाला जो भी एक्सपेंस है आज से ही उसका प्रोविजन कर दो। तो ये प्रोविजन मुझे करना पड़ेगा। तो ये प्रोविजन क्या था? सर मेरा जजमेंट था, मेरा इंडिविजुअल जो मेरी स्किल है वो मैंने स्किल यूटिलाइज की और उससे मैंने एक एक्सपेक्ट किया अराउंड अबाउट कि उतना कुछ खर्चा हो सकता है। ऐसा नहीं बोलूँगा कि प्रोबेबली गारंटी इतना ही होगा, नहीं, पर इसके नज़दीक हो सकता है, जस्ट बिकॉज मेरा इतना एक्यूमेंट हो गया है, मेरा जजमेंट है कि इसके हिसाब से मेरा खर्चा होगा। तो दैट इज़ व्हाट एस्टिमेट्स आर ऑल अबाउट। एस्टिमेट्स वही है कि मैनी टाइम्स उन्होंने वही बोला है, मैनी आइटम्स इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैन नॉट बी मेजर्ड बट ओनली कैन बी एस्टिमेटेड। जितने भी प्रोविजंस होते हैं, नॉर्मली प्रोविजंस जितने भी होते हैं ना, वो आप एस्टिमेट ही करते हो, आप गारंटी से कुछ भी नहीं बोल सकते। आप सोचो प्रोविजन फॉर बैड डेट है, प्रोविजन फॉर बैड डेट है, क्या बैड डेट आप परफेक्टली आइडेंटिफाई कर पाते हो कि इतने की बैड डेट होगी? कैन एनीबडी? कोई बता सकता है मुझे कि कितना बैड डेट होगा? वो पता चलेगा? नहीं सर, सर्टन नहीं रहेगा, सर्टेन तो कभी नहीं रहेगा। यस, तो सर्टेन है ही नहीं, तो जो चीज़ सर्टेन नहीं है उसको हम हमारे बेसिक एक्यूमेंट के हिसाब से, बेसिक जजमेंट के हिसाब से एस्टिमेट करते हैं। तो वही है हमारे अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। जैसे कोई एसेट है, कोई एसेट मैंने परचेस की, वो कितने साल तक चलेगी, वो क्या है? मेरा अकाउंटिंग एस्टिमेट है कि मेरे हिसाब से ये एसेट मेरे लिए 10 साल तक चलेगी। दैट इज योर अकाउंटिंग एस्टिमेट इज ऑल अबाउट। वो आपका अकाउंटिंग एस्टिमेट ही है, उसमें कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो यह चीज़ बोली है कि एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स जजमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लेटेस्ट अवेलेबल इन्फॉर्मेशन। एज एन एग्जांपल, बैड डेट का जजमेंट, वारंटी ऑब्लिगेशन का जजमेंट, डेप्रीसिएशन की मेथड जो है वो अकाउंटिंग एस्टिमेशन है। ये थोड़ा ध्यान रखना, इसमें एमसीक्यू में आता है। क्यों डेप्रीसिएशन मेथड जो है वो अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, वो हमारी अकाउंटिंग एस्टिमेट है? कोई बता सकता है मुझे? क्योंकि सर डिप्रिसिएशन का मेथड अलग अलग है, लेकिन हम उसमें से अपने बिजनेस के हिसाब से चूज करते हैं। यस, तो हमारा एक्यूमेंट आ गया ना यहाँ पे वापस। यस सर, इसी वजह से उसको एस्टिमेशन बोलते हैं। ओके, यूजफुल लाइफ कितने साल है वो मैंने बता दिया, रेसिडुअल वैल्यू भी हमारे। तो जो चीज़ आप अपने जजमेंट के हिसाब से कंसिडर कर रहे हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वो सारी चीज़ अकाउंटिंग एस्टिमेट होती है। कई बार ऐसा होता है इन रियल लाइफ सिनारियो कि आप आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाते कि वो अकाउंटिंग, ये चीज़ जो पर्टिकुलर है वो अकाउंटिंग एस्टिमेट है या अकाउंटिंग पॉलिसी है।
तो अगर जब आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो ना, तो इंड एस ऐसा सजेस्ट करता है कि आप अकाउंटिंग पॉलिसी समझ लो उसको, अकाउंटिंग पॉलिसी समझ लो जब आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे हो। हाँ, पर ऐसा नहीं कि आपके पास नॉर्मल एक्यूमेन भी नहीं है कि आप डेप्रिसिएशन मेथड को भी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो तो ठीक है अकाउंटिंग पॉलिसी समझ लेते हैं, नहीं ऐसा नहीं। कुछ ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज होनी चाहिए जहां पे आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो, देन यू कैन गो फॉर अकाउंटिंग पॉलिसी, अदरवाइज यू हैव टू गो फॉर अकाउंटिंग एस्टिमेट्स। तो यहाँ पे वही बोला है चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। अगर अकाउंटिंग एस्टिमेट में चेंज आता है तो क्या करना चाहिए आपको? इफ सर्कमस्टांसेस चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ न्यू इन्फॉर्मेशन और मोर रिलायबल चेंजेस। सर अकाउंटिंग एस्टिमेट आपको चेंज कब करना है? अगर आप नया मोर रिलायबल डेटा दे सकते हो तो इन दैट सिनारियो आपको क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग एस्टिमेट आपके चेंज करने पड़ सकते हैं। और सिंपल है ना, यूजफुल लाइफ। पहले हमने सोचा था, जब भी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में मैंने एग्जांपल दिया था कि पहले मैंने सोचा 10 साल तक चलेगा, फिर मैंने दूसरे साल जब मैंने यूज़ किया तब पता चला कि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट अब मेरा 8 साल ही चलेगा। तो ये क्या है, मेरा एक्सपेक्टेशन चेंज हो गया ना मेरा। तो अगर एक्सपेक्टेशन और मेरे जजमेंट के, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मोर रिलायबल 8 साल है तो इन दैट सिनेरियो वो 8 साल ही चलेगा। अप्लाई प्रोस्पेक्टिवली, यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि अकाउंटिंग एस्टिमेट जब आप चेंज करते हो तब आपको प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई करना है, रेट्रोस्पेक्टिव जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी वजह से आप जब भी देखना, अगर आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 1 लाख रुपए का है, पहले 10 साल का है, तो 10,000 का पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा, ठीक है, फिर 90,000 रुपये आ जाएगा आपकी नेक्स्ट ईयर की WDV। अब नेक्स्ट ईयर के ऊपर आपका एस्टिमेशन ऐसा है कि टोटल 8 साल ही चलेगा ये, तो 8 साल में से 1 साल तो चला गया, तो अब यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 7 से, यहाँ पे मैं डिवाइड करूंगा 7 से। ओके, ये चीज़ है। किसी को इसमें डाउट है? तो ये मैंने क्या किया सर, ये 7 से मैंने डिवाइड किया तो मेरा एस्टिमेट चेंज हो गया ना, तो ये मैंने प्रोस्पेक्टिवली किया ना ये चेंज, तो कि अब नेक्स्ट से मैं 7 ईयर में डिवाइड कर दूंगा। किसी को इसमें डाउट है तो मुझे बता दो। ओके हाँ, डिस्क्लोजर, अगर एस्टिमेट हुआ तो क्या डिस्क्लोजर देना है? नेचर ऑफ चेंज, नेचर किस टाइप से चेंज हो रहा है, अमाउंट ऑफ चेंज, कितना अमाउंट चेंज हो रहा है, इफेक्ट करंट ईयर और फ्यूचर ईयर में क्या इम्पैक्ट होगी। अगर इट इज नॉट पॉसिबल टू एस्टिमेट इफेक्ट ऑन द फ्यूचर ईयर्स देन फैक्ट्स मस्ट बी डिस्क्लोज्ड। फ्यूचर ईयर्स के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगी इस चीज़ की, इसके इम्पैक्ट की क्या इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट होगा फ्यूचर ईयर में, वो दिखाओ। अगर आप मॉनिटरी टर्म्स में नहीं दिखा सकते तो फैक्ट्स बता दो कि हाँ ये चीज़ों में थोड़ा बहुत इफेक्ट हो सकता है, वो दिखाना जरूरी है। पॉइंट्स, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ करेक्शन ऑफ प्रायर पीरियड एरर। Change in accounting estimates cannot be treated as a correction of prior period error. And if it is difficult to distinguish between a change in accounting policy and change in accounting estimate, then treat it as accounting estimate. ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है, देखो पहले मेरे से गलत बोला गया, एक्चुअली अकाउंटिंग एस्टिमेट ही आता है। अकाउंटिंग पॉलिसी, अब अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना कि ये अकाउंटिंग एस्टिमेट है या अकाउंटिंग पॉलिसी है, तो इन दैट सिनेरियो यू हैव टू कंसिडर इट एज अकाउंटिंग एस्टिमेट। ठीक है। एरर्स है, एरर मतलब तो पता है ना, एरर क्या होता है? गलती। तो गलती की है तो गलती पीछे जाओ और वापस उसको क्या करो, करेक्ट करके लेके आओ, सिंपल एज दैट। तो अगर आपने कोई चीज़ की गलती की है, अकाउंटिंग एरर किया है, तो मीनिंग ऑफ प्रायर पीरियड एरर, अगर आपने एरर किया है तो उसको क्या करना पड़ेगा, ठीक भी रेट्रोस्पेक्टिवली जाके ही करना पड़ेगा। तो दीज आर ओमिशन, मिसस्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ और फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ वन और मोर प्रीवियस ईयर। एग्जाम्पल, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, प्रिंसिपल, ये सारे जो 11th स्टैंडर्ड में आप बच्चे थे हम, तब हमने जो एरर समझे हुए वो एरर जो किया उसको क्या करना पड़ेगा, रेक्टिफाई करना पड़ेगा। इसकी ट्रीटमेंट क्या होती है, तो रेट्रोस्पेक्टिवली इसकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी। बट ऑब्वियसली रेट्रोस्पेक्टिवली जब से गलती की वहां पे जाओ और वापस लेके आओ, तो रेट्रोस्पेक्टिवली ही करना पड़ेगा। सर क्या करना पड़ेगा? रेट्रोस्पेक्टिवली करेंगे तो रीस्टेटिंग द कंपेरेटिव अमाउंट ऑफ प्रीवियस ईयर, मतलब हमें बैलेंस शीट में प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन और करंट ईयर का इन्फॉर्मेशन ऐसे कंपेरेटिवली लिखना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर का इन्फॉर्मेशन भी ये चेंज हुआ है और करंट ईयर का ये। रीस्टेटिंग द ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रीवियस ईयर फॉर करेक्शन रिलेटिंग टू द ऑल प्रायर पीरियड्स इफ एनी। प्रीवियस ईयर सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के डेटा है, अगर चेंज हुए तो सारे चेंजेस के डेटा आपको नीचे डिस्क्लोजर में दिखाने पड़ेंगे। हालांकि ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिलेवेंट है नहीं। इफ रेट्रोस्पेक्टिव रीस्टेटमेंट इज इम्प्रैक्टिकेबल देन प्रोस्पेक्टिव, उन्होंने बोल दिया है कि एरर्स अगर आपके कोई की है, अगर रेट्रोस्पेक्टिवली पॉसिबल नहीं है तो प्रोस्पेक्टिवली पॉसिबल है, वो कर दो। ठीक है। एंड डिस्क्लोजर, नेचर ऑफ प्रायर पीरियड एरर,
सर डिस्क्लोजर क्या देना है, प्रायर पीरियड का नेचर क्या है एरर का, करंट ईयर एंड प्रीवियस ईयर के ऊपर क्या इफेक्ट है वो दे दो। अगर रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है तो रीजन बताओ कि क्यों रेट्रोस्पेक्टिव पॉसिबल नहीं है। बस इतना ही था ये इंडेस, इतना छोटा सा। इसमें से क्या ही पूछ सकते हैं वो मुझे भी नहीं पता, पर लॉजिकली बता दूं इसमें से कुछ भी नहीं आएगा आपके सम में, कभी भी नहीं दिखेगा ये। बहुत रेयर चांस है कि इसका एमसीक्यू भी आ जाए, ठीक है। तो जस्ट रीड इट आउट वंस ट्वाइस। जो मैं बोल रहा हूँ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट को अच्छे से करो, आई कंसिडर इट हाईली रेटेड कि उसमें से आ सकता है क्वेश्चन। सारी चीज़ जो मैंने पढ़ाई है उससे ऊपर क्वेश्चन हो सकते हैं। किसी को इसमें डाउट है ना हो तो फिर हम थोड़ा ब्रेक लेके फिर नेक्स्ट एएस पे जाए, इंडेस 23 या 21 जो भी करना है। Yes, सर ये अगर फॉरेन एक्सचेंज में कुछ फ्लक्चुएशन आता है तो उसको कैसे कंसिडर कर सकते हैं? देखो फॉरेन एक्सचेंज में फ्लक्चुएशन आता है ना, तो उसके लिए इंडेस 21 है, वो हम पढ़ेंगे। पूरा नहीं, उसमें क्या है सर, ये जो हम आज के डेट में ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं ना, लेकिन वो पेमेंट फ्यूचर में कर रहा है, हाँ तो उसमें अगर कुछ मेजर चेंज होगा तो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हिसाब से आएगा, बरोबर ना? हाँ 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 फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से। यस, फॉरेन एक्सचेंज के हिसाब से ही आएगा वो। इंडेस 21 हम Okay. पढ़ेंगे, उसके लिए ही है वो। ओके पहले बोरिंग कॉस्ट पढ़ लेंगे, फिर इंडेस 21 पे जाएंगे इफ पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं 10 मिनट्स। यस, ओके सर। 10 मिनट्स के बाद हम वापस ज्वाइन होते हैं, मैं फटाफट से लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर। ओके। yes.